बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, हर सुबह हम आपके साथ मौजूद होते हैं और ये जो गुज़श्ता कुछ सुबह हैं ये कुछ ज़्यादा ही ठंडी हो चुकी है बहुत ठंडी हो चुकी है और दूर दूर तक जनाब ये महसूस की जा रही है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सर्द मौसम में भी जनाब खैर आफियत के साथ रहें, ठीक ठाक रहें। और जनाब आज का प्रोग्राम भी हमेशा की तरह स्पेशल होने वाला है, लेकिन उससे पहले हमारा तारुफ, मैं उज़ैर मलिक और मेरे साथ हैं मैं हूँ माहम जाहिर एंड वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। और दुआ है जी कि इस सर्द मौसम में दिल गर्म रहे दिल सर्द ना हो। ये आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट से पूछना पड़ेगा, हार्ट सर्जन से। नहीं, ये मैंने गहरी बात की थी। अच्छा। समझने वाले थे। वो मुझे आपको पता है शायरी तो समझ मुश्किल ही आती है। आपको नहीं आती? चले खैर, शायरी भी इनको समझा लेंगे, लेकिन अभी बहुत कुछ समझना बाकी है। प्रोग्राम से आपने जुड़े रहना है, आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, तो आपने मिस नहीं करना। और अगर गलती से कुछ मिस हो जाता है तो आपको पता ही आपने क्या करना है, सोशल मीडिया पेजेस पर जाकर दोबारा से आप हमारे प्रोग्राम को एंजॉय कर सकते हैं। तो आज हम जी दिफाए वतन के उस शाहकार की भी बात करेंगे जिसने दुनिया भर में धाक बिठा दी है। पाकिस्तान का फख्र JF-17 थंडर अब बांग्लादेश समेत कई ममालिक की पहली पसंद बन रहा है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 1,86,000 की नई बुलंदी को छूकर मुआशी तारीख भी उज़ैर रकम कर दी है। बहुत ही ज़बरदस्त है। और देखा जाए तो जनाब पूरी दुनिया से पाकिस्तान से राबता किया जा रहा है। बहुत सारे ममालिक, अगर देखा जाए राफेल हो गई और जितने भी तैयारे बनाने वाली कंपनियां हैं, ममालिक हैं, उनको छोड़कर पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं। और JF-17 थंडर तैयारों में जनाब उनकी पहली तरजीह है। उसके हवाले से भी बात करेंगे और शो में आज आपको बताएंगे कि सारिफीन के यानी आपके कंज्यूमर के राइट्स होते क्या हैं। वहीं पर आपको बताएंगे कि आपके बाल खामोशी से आपका साथ क्यों छोड़ रहे हैं। ये दर्द जो है ये सर्दियों में ज़्यादा महसूस किया जाता है, क्योंकि सर्दियों में जो भाल चढ़ है ये ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ जनाब पुरसुकून नींद जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। वो किस तरह से आप ले सकते हैं डीप स्लीप, वो भी टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे। और वो तमाम स्टूडेंट्स जो यूरोप में अपना मुस्तकबिल देख रहे हैं, उनके लिए जर्मनी में मुफ्त तालीम स्कॉलरशिप के साथ फैमिली को भी साथ ले जाने का तरीक़ाकार आपको बताएंगे। तो जनाब आज का प्रोग्राम हमेशा की तरह ही बहुत ही इंफॉर्मेटिव भी होने वाला है, इंटरेस्टिंग के साथ साथ जी। और अब बाकायदा आगाज़ भी कर लेते हैं मेरे ख्याल से प्रोग्राम का। तो हम जी बात करें अगर प्रोग्राम में आगाज़ की, तो खित्ते में होने वाली एक ऐसी तब्दीली की जिसने न सिर्फ दिफाई माहिरीन बल्कि पड़ोसी मुल्क इंडिया को भी तशवीश में मुब्तला कर दिया है। पाकिस्तान और पाकिस्तानी JF-17 ब्लॉक 3 तैयारों की खरीदारी में दिलचस्पी ने नई बहस छेड़ दी है। ये वो तैयारा है जिसे पाकिस्तान ने चीन के इश्तराक से अपने ही मुल्क में तैयार किया। 4.5 जनरेशन का ये शाहकार जदीद तरीन रडार और BVR मिसाइलों से लैस है। और ये जो 1971 के बाद दिफाई इश्तराक है वो एक नए दौर का आगाज भी है। और सबसे अहम सवाल यह है कि दुनिया मगरबी तैयारों को छोड़कर पाकिस्तानी थंडर की जानिब क्यों देख रही है। माहिरीन के मुताबिक इसकी बड़ी वजह इसकी कम कीमत, पाबंदियों से आज़ादी और इंडिया के खिलाफ शानदार कारकर्दगी है। एक तरफ बांग्लादेश के साथ हमारे ताल्लुकात में गर्मजोशी आ रही है, तो दूसरी तरफ इंडियन सोशल मीडिया पर ये खौफ फैल रहा है कि इंडिया 3 महाजों पर फंस सकता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं माहिर दिफाई उमूर एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, जो हमें बताएंगे कि क्या डील जनूबी एशिया का ताकत का तवाज़ुन बदलने जा रही है या नहीं। तो बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सर। बताइएगा कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में ऐसा क्या है जो इसे राफेल की सफ में खड़ा करता है और बांग्लादेश जैसे ममालिक इसे F-16 पर और बहुत सारे दूसरे तैयारों पर तरजीह दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया माहम और जहरा आपका। और मैं आपको इंट्रोडक्शन सुनकर और देखकर बड़ा खुश हो रहा था कि माशाल्लाह इतना ज़्यादा आपका सबका नॉलेज है और हो गया है JF-17 थंडर का कि अब शायद मेरे जैसे सर आपकी बदौलत है, हम तो तिफले मकतब है। नहीं, बहुत खुशी की बात है सुबह सुबह। और ये माशाल्लाह इतनी ज्यादा अवेयरनेस है जो कि बड़ी खुशाइंद और बड़ी पॉजिटिव बात है कि कौम को इतना अपने एसेट्स के बारे में पता है और सब इतना प्राइड लेते हैं। जाहिर है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन जो आपने पूछा, पहला बात यह है कि जो मैं अक्सर बताता हूँ, देखिए 4 क्राइटेरियाज होते हैं किसी भी फाइटर जहाज को सिलेक्ट करने के या इवेल्युएट करने के। सबसे पहला ये होता है कि वो जो जहाज बनाने वाली कंपनी है, जो उसने जहाज बनाया है, उसकी अपनी परफॉर्मेंस कैसी है, जिसका मतलब ये है कि उसकी
टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कैसी हैं, उसका इंजन कैसा है, टर्न रेट कैसा है, रेडार कैसा है, उसके ऊपर वेपन कौन से लगते हैं। तो ये इटसेल्फ जो प्रोडक्ट होता है, पहली क्राइटेरिया वो होता है कि उसकी क्या वर्थ होती है। दूसरा ये होता है कि जो बेचने वाला मुल्क है या खरीदने वाला है, वो कॉस्ट की क्या पड़ेगी। आज देखें आप 150 बिलियन के करीब आपने देखा है कि राफेल की कीमत है, ये उससे कहीं ज्यादा 4-5 गुना कम अगर कीमत पे आपको ऑलमोस्ट क्लोज टू दैट मिलता है, तो ये कॉस्ट बड़ा फैक्टर प्ले करती है कि कीमत क्या है, यानी अफोर्डेबिलिटी दूसरे मुल्क की, कि वो कितने जहाज खरीद सकेगा जो उनका बजट है उनके ज़हन में उस मुल्क का। इस सूरत में बांग्लादेश एयरफोर्स, ये दूसरा क्राइटेरिया। तीसरा क्राइटेरिया एक और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो ये कि इसका सेफ्टी रिकॉर्ड कैसा है जी। और रिलायबिलिटी कैसी है सोर्स की, यानी इस सूरत में पाकिस्तान जो जहाज देगा, पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए कितना रिलायबल है। रिलायबल का मतलब ये है कि कोई बुरा वक्त आएगा, कोई खुदा ना खास्ता पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो जाती है, तो ये तो नहीं होगा कि जो देने वाला मुल्क है इस सूरत में पाकिस्तान, वो अपना स्टैंड बदल ले, मेंटेनेंस ना प्रोवाइड करे, ट्रेनिंग ना दे, अपग्रेडेशन ना करे उस जहाज की। ये तीसरा फैक्टर होता है। चौथा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उजैर, जिसकी आप बात कर रहे थे कि मई 2025 में अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने किया, दुनिया ये देखती है जहाज खरीदने से पहले, चौथा फैक्टर ये देखती है कि ये जहाज बैटल टेस्टेड या कॉम्बैट प्रूवन है कि नहीं है। अच्छा। यानी कि अगर इसने किसी कॉन्फ्लिक्ट में हिस्सा लिया है तो इसकी क्या परफॉर्मेंस रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह JF-17 थंडर की परफॉर्मेंस ना सिर्फ अभी 2025 में आउटस्टैंडिंग रही, बल्कि आपने देखा होगा 2019 में हमारा जो अभिनंदन वाला वाकया हुआ था, उसमें भी पाक फिजाइया के ये फ्रंटलाइन जहाजों में से था JF-17 थंडर। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 4 दुनिया के अगर क्राइटेरियाज हैं, सबसे पहले जैसे मैंने कहा कैपेबिलिटी, नंबर 2 अफोर्डेबिलिटी, नंबर 3 रिलायबिलिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरर, और नंबर 4 जैसे मैंने कहा बैटल टेस्टेड है। बिल्कुल खालिद साहब, हमने मैन्युफैक्चरिंग की भी बात कर ली, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स की भी बात कर ली। अब हमने देखा कि मार्का हक में ना ये भी बहुत बात हुई, मैन बिहाइंड द मशीन। तो मशीन ले लेना और फिर उसके स्किल्स, जिस तरह से सब मुअत्तरिफ हुए, वो जज्बा, वो स्किल्स कैसे कोई सीख सकता है अगर कोई मुल्क सीखना चाहे तो। तैयारों के साथ कोई ट्रेनिंग का भी बंदोबस्त, तैयारों के साथ ट्रेनिंग। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि क्योंकि ये लुक फॉरवर्ड दुनिया इस वक्त जो हमसे नहीं खरीद रहे JF-17 थंडर माहम, वो भी हमसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में। जो देखा हमने कि सबसे ज्यादा पाक फिजाइया का एक स्किल लेवल जो था हमारे फबाजों का, टेक्नीशियंस का, एयर डिफेंस कंट्रोलर्स का, वो बियॉन्ड एक एक्सपेक्टेंसी था। जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम यहाँ परफॉर्म कर रहे थे, कहीं उससे नॉच ऊपर किया। और जाहिर है, जैसे मैंने अक्सर बात करता हूँ कि ये विजन थी लीडरशिप की। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने 3 साल से राफेल के खिलाफ टैक्टिक्स फोकस किए, उनको माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर गौर से सब कुछ देखा, पायलट्स को, टेक्नीशियंस को, सबको ट्रेन किया, पूरी टीम को। तो ये तभी पॉसिबल होता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 5वां फैक्टर ये है कि जब हमसे कोई जहाज खरीदता है तो जाहिर है हमारे ही पायलट्स और इंजीनियर्स और टेक्नीशियन ट्रेनिंग भी देंगे। तो ये बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड होती है किसी भी एयरफोर्स के अंदर। जी बिल्कुल सही। अच्छा खालिद साहब, बांग्लादेश का पाकिस्तान से ये तैयारे खरीदना महज एक तिजारती मुआहदे के तौर पर इसे लिया जाए, या फिर ये खित्ते में इंडिया के असर व रसूख के खात्मे की घंटी भी है? और क्या 1971 की तलखियों के बाद ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक टर्न हो सकता है? उज़ैर देखिए, मेरी भी खुशकिस्मती है कि मैं जब एयरफोर्स में था तो मैं बांग्लादेश का विजिट किया हुआ है। मेरी ये खुशकिस्मती ये भी है कि मैंने बांग्लादेश के ऑफिसर्स और कैडेट्स को ट्रेनिंग दी हुई है। तो देखिए, जब आप पर्सनली किसी से इंटरेक्ट करते हैं, जब मैं बांग्लादेश भी गया था, तो वो वक्त ऐसा होता है कि आप हार्ट टू हार्ट बात करते हैं। तो वो अफसोस जरूर करते हैं कि हम इकट्ठे थे, पहले हम भी करते हैं रिग्रेट कि हम जाहिर है एक ही मुल्क थे, लेकिन फिर भी हमारी जो क्लोजनेस और ये इमोशनल कनेक्टिविटी बड़ी स्ट्रांग है दोनों मुल्कों के लोगों की। और इस दरमियान में हसीना वाजिद का टेन्योर आया कोई 16 साल का, उसमें आपने देखा कि थोड़ा सा हम बैक बर्नर पर भेज दिए गए या पीछे कर दिए गए, और बांग्लादेश के मुकाबले में इंडिया ज्यादा एडवांस आ गया उनके करीब। तो वो जाहिर है एक पीरियड था, लेकिन जाहिर है ये जो स्पेस बनी है एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया ही मोस्टली बनी है। उसकी वजह ये है कि हमने साबित किया है कि हम आपके ट्रस्टेड फ्रेंड भी हैं, हम आने वाले वक्तों में साथ भी देंगे आपका। तो मेरा ख्याल है ये इंडिया के लिए इसीलिए परेशानी का बायस है कि उसने ऑलमोस्ट बांग्लादेश को ग्रांटेड लिया हुआ था कि बांग्लादेश का मतलब है कि जो पॉलिसी होगी, जो परचेजेस होंगी, जो डिफेंस एग्रीमेंट्स होंगे, वो शायद इंडिया के या कॉन्सेंट से होंगे या इंडिया के साथ होंगे। तो इंडिया के लिए कंसर्न बिल्कुल जेन्युइन है, और ये बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान के लिए, लोगों के लिए, और खासतौर पर पाक फिजाइया के लिए है
कि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी डायरेक्टली इंटरेक्शन करने की। बांग्लादेश के हमारे एयरफोर्स के ऑफिसर्स और ब्रदरहुड हमारी है, और हम ओल्ड जो हमारी रिलेशनशिप है हम उसको रिवाइव करेंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। सही। अच्छा खालिद साहब, अगर हम देखें मगरबी ममालिक ख़ासतौर पर अमेरिका तैयारे देने के साथ कड़ी शराइत यूज़ मॉनिटरिंग लगाते हैं, तो पाकिस्तान का नो स्ट्रिंग्स अटैच वाला मॉडल हमारी डिफेंस एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। जी अभी देखिए बहुत ज्यादा करने को है, लेकिन जितना रिस्पांस हमें मिला है, जो आप कह रही हैं ना माहम के, जब भी कोई फाइटर जहाज दुनिया में, तो ये पहली एयरफोर्स है, 192 मुल्क हैं तकरीबन अगर, तो किसी एयरफोर्स ने अपना फाइटर जहाज नहीं बनाया। पहली बात तो ये जो आप कह रही थी कि नो स्ट्रिंग्स अटैच, देखिए जब भी एक फाइटर बनाने की कोशिश कोई भी करेगा, और खास तौर पर हमारे जैसा जो डेवलपिंग मुल्क करेगा, तो बहुत ज्यादा रोड़े अटकाए जाते हैं या कोऑपरेशन नहीं किया जाता। हमने भी JF-17 थंडर बहुत स्ट्रगल से बनाया है। हमें इंजन का नहीं दिया जाता था, हमें टेक्नोलॉजी डिनाई की जाती थी, रेडार्स, एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब जगह। खास तौर पर जब वेस्ट इन्वॉल्व हो जाए जहां पे, तो वो बड़े कंजर्वेटिव होते हैं कि हम क्यों दें उनको ये आइडिया। यही खदशा होता है जो आज मटेरियलाइज हो रहा है कि अगर एक मुल्क अपना एयरफोर्स का जहाज बना लेगा, अपने हमारे पे रिलायंस खत्म हो जाएगी, हमारी मैनिपुलेशन या ब्लैकमेलिंग खत्म हो जाएगी इस मुल्क के ऊपर, तो जाहिर है कि हमने ये लीवर ऑफ इन्फ्लुएंस अपने हाथ में लिया। देखिए जब आप एक मुल्क को जहाज देते हैं तो फिर वो जाहिर है आपसे कनेक्टेड रहता है, आपने उसकी ट्रेनिंग देनी है, आपने स्पेयर पार्ट्स देने हैं। आप हैरान होंगे, मैं एक और डाटा आपको बता देता हूं कि इजराइल ने पिछली दिहाई में तकरीबन $15 बिलियन का मिलिट्री असला बेचा है। 15 बिलियन। उस 15 बिलियन में से 25% हमारे मुसलमान दोस्त हैं जिन्होंने खरीदा इजराइल से। तो इजराइल को क्या इंटरेस्ट है कि मुसलमान मुल्कों को बेचे? उसकी सबसे इंटरेस्ट ये होती है कि जब आपको वो इक्विपमेंट या इलेक्ट्रॉनिक्स देता है तो आपकी डिपेंडेंसी हो जाती है, आप महकूम हो जाते हैं उसके टेक्नोलॉजी के लिए, अपग्रेडेशन के लिए। तो जाहिर है वो लीवर ऑफ प्रेशर या इन्फ्लुएंस या ब्लैकमेल के लिए यूज करता है। फिर वो इजराइल की मैं बात कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्लोज रिलेशनशिप की वजह से हमारा ब्रदरहुड है, तो बांग्लादेश को कोई ऐसा खतरा भी नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान ने JF-17 थंडर, मैं आपके व्यूअर्स को क्विकली रिफ्रेश कर दूं, बनाया इसलिए था क्योंकि 1989 में हम पर सैंक्शंस लगा दी गई थी, हमारे 658 बिलियन रोक लिए गए थे जो हमने F-16 के लिए दिए हुए थे, उसके बदले में हमें गंदम दी गई थी, ऑफर की गई थी। फिर हमने सोचा कि ये अगर सैंक्शंस का और इस तरह की ब्लैकमेलिंग का अगर फ्यूचर में भी होता रहा तो हमारी तो एयरफोर्स सारी की सारी परफॉर्मेंस होगी डिपेंडेंट दूसरे मुल्कों पर, यानी जो मुल्क देने वाले हैं। तो जब हमने 1995 में JF-17 थंडर बनाया तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 30 साल में हमारे पास 200 जहाज हैं पाक फिजाइया के पास तकरीबन, और 40 सालों में इंडिया के पास, उन्होंने 85 में शुरू किया था 1985 में, तो आज देखिए उनका 40 सालों में सिर्फ 40 जहाज हैं उनके पास। जो एक तेजास क्रैश हुआ था दुबई में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल सही। खालिद साहब, तकलीफ यकीनन परेशानी बांग्लादेश के लिए तो नहीं है, लेकिन इंडियन सोशल मीडिया पर शोर है कि ढाका पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक दायरे में जा रहा है। मतलब क्रिकेट के मामले में भी हमें एक आंखें दिखा रहा है, आके दिफाई महाज पे भी अब इस तरह से हमारे साथ सलूक कर रहा है। और इंडिया को अब चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश, आप समझते हैं कि 3 महाजों पर भी लड़ना पड़ेगा अगर कोई इस तरह की शरारत करता है? बतौर दिफाई माहिर आप इस खदशे को किस नज़र से देखते हैं? देखिए बांग्लादेश पहले ही चीन के काफी करीब है, उनकी पोर्ट्स वगैरह डेवलपमेंट करने में चीन बहुत मदद करता रहा है पहले। लेकिन चीन की लिमिटेशन वहीं आ जाती थी जब इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता था, क्योंकि जाहिर है इंडिया नहीं चाहता था बांग्लादेश में मुख्तलिफ पोर्ट्स डेवलप करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, बिजली घर वहां बनाना चाहता। तो बहुत सारी डेवलपमेंट चीन ऑलरेडी इंगेज था, लेकिन हर दफा शायद उससे इंडिया को इनसिक्योरिटी हो जाती थी। और इंडिया का तो हमेशा मानना यह है कि अगर आप हमारे दोस्त नहीं है तो फिर आप हमारे दुश्मन है। उस तरह की स्ट्रैटेजी होती रही है जैसे कोई बड़ी सुपर पावर करे। लेकिन मेरा ख्याल है जो कोलैबोरेशन पाकिस्तान के साथ हुई है, चाइना के साथ और ज्यादा कंफर्ट लेवल बांग्लादेश का हो जाएगा, और इंडिया का शायद जो इन्फ्लुएंस या दायरा इख्तियार वहां पर और सुकड़ जाना चाहिए। और इस वजह से कि लॉजिकली चीन ऑब्वियसली इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है, टेक्नोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग है। और एक और बात मैं जरूर याद कर रहा हूँ कि हमने पहली दफा जहाज नहीं देने इंशाल्लाह ताला, हमने गिफ्ट भी किए हुए हैं F-6 जहाज जो हमारे पास थे किसी बहुत साल पहले, को 30 साल पहले, जब बांग्लादेश को जरूरत थी और हम जहाज स्पेयर कर सकते थे तो हमने F-6 एज अ गिफ्ट दिए थे बांग्लादेश एयरफोर्स को। तो हमारा गुडविल जेस्चर और आपस में जो क्लोज बॉन्डिंग बहुत पुरानी मौजूद है, बहुत पुरानी मौजूद है। अच्छा खालिद साहब, मुआशी एतबार से देखें तो आज़रबाईजान के साथ अरबों डॉलर का मुआहदा और अब बांग्लादेश की दिफाई साजो सामान में दिलचस्पी, क्या दिफाई बरामदात पाकिस्तान की जो डूबती मईशत है उसको सहारा देने में कोई कलीदी किरदार अदा कर सकती हैं? क्योंकि ख्वाजा आसिफ इसी की बेस पे कह रहे हैं ना कि इतने तैयारों के ऑर्डर आ रहे हैं कि 6 माह तक हो सकता है IFF को अल्लाह हाफिज कह दे।
हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, जाहिर है वो क्योंकि मिनिस्टर हैं तो उनकी विजन या एक्सेस या डाटा या इंफॉर्मेशन मेरे से कहीं ज्यादा होगी, तो आपको जरूर उनकी बात मान लेनी चाहिए। लेकिन जहां तक मेरा नॉलेज है, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये डिफेंस की जो इंडस्ट्री होती है दुनिया में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है, दुनिया में ग्लोबली। इसीलिए देखिए, हम अक्सर तजिया नगार मुझसे से कहते हैं कि बड़े मुल्क अमन होने भी नहीं देते दुनिया में। वो इसलिए नहीं अमन होने देते कि उनका असला बिकना बंद हो जाता है। तो बहुत सारे जहाज, फाइटर जहाज, सबसे उन जितने मिलिट्री इक्विपमेंट होता है उसमें सबसे महंगा फाइटर जहाज होता है। तो जब एक मुल्क की अल्हम्दुलिल्लाह कैपेबिलिटी पाकिस्तान जैसे मुल्क की फाइटर जहाज बनाने की हो गई है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि एज एंड व्हेन हम अपनी कैपेसिटी बढ़ाते जाएंगे, और स्पेशली जो ग्रोइंग मुल्क हैं, जो अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं, जो अपना लीवर ऑफ इन्फ्लुएंस या ब्लैकमेल बड़े मुल्कों से हटाना चाहते हैं, तो उनके लिए पाकिस्तान एक बहुत बड़ी एक सोर्स हो सकता है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमने बैटल टेस्ट भी किया है, प्रूव भी किया है, टेक्नोलॉजी भी हम देंगे अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी लोग वैसे भी लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। बहुत सारे मुल्क हमसे टेक्नोलॉजी के अलावा अगर हम नहीं भी दे सकते तो वो ट्रेनिंग जरूर लेना चाहते हैं। तो इसलिए मतलब आइडियल जी सिचुएशन में प्लेस है पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ह्यूमन रिसोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बिल्कुल, लोगों का इंटरेस्ट है मुख्तलिफ ममालिक का, क्योंकि पाकिस्तान इन तैयारों को वक्तन फ़वक्तन अपडेट भी करता रहता है, अपग्रेडेशन भी चलती रहती है। खालिद साहब, अफ्रीका और मशरिक़ वस्ता में JF-17 की मांग बढ़ रही है। आपकी रिच इंफॉर्मेशन के मुताबिक बांग्लादेश के अलावा और कौन से ममालिक हैं जो हमारा अगला बड़ा कस्टमर हो सकते हैं, हमारे क्लाइंट हो सकते हैं? क्या ईरान भी वाकई दिलचस्पी रखता है? इंशाल्लाह अच्छी खबरें आएंगी। बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ सेंसिटिविटी है इंफॉर्मेशन की, तो मैं शायद मुल्कों के नाम नहीं बता सकता, लेकिन ये मैं कंफर्म कर सकता हूँ आपको कि हमसे बहुत ज्यादा मुल्क इंगेज हैं एज कम्पेयर टू जो पिछले साल अप्रैल में जितने मुझसे राब्ते में थे। मई के बाद जो अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस हुई, तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे मुल्कों ने, लीडर्स ने ये रियलाइज किया कि ये ना सिर्फ एक एयरफोर्स है जो सेल्फ सस्टेन करती है, रिलायबल है, आउट परफॉर्म करती है ऐसे मुल्क के खिलाफ जो हमसे बड़ा है। तो जाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मर्जी के बाद कुछ ना कुछ तो है, हमारी लीडरशिप में है, हमारे पायलट्स, इंजीनियर्स, टेक्नीशियन, एयर डिफेंस कंट्रोलर, सब में कुछ ना कुछ तो बात है। तो बहुत सारे मुल्क इंगेज कर रहे हैं एज एंड व्हेन बेसिस पर। जैसे बांग्लादेश का मैं बहुत अरसे से जानता था कि हम इंगेज हैं, लेकिन जाहिर है कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से शेयर नहीं किया जा सकता। अब पाक फिजाइया इंगेज है। आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह ताला और मुल्कों का अनफोल्ड होगा जी ग्रेजुअली, क्योंकि आपने देखा कि खुद ही आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी इंडिया को हो गई है, तो हम कहते हैं कि ये किस्तों में चलता रहे, एकदम ज्यादा ब्लास्ट। ये भी ठीक है। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का, और वाकई हम ना वो कहते हैं ना मिनी शॉक्स, फिर आप सारे वो चीजें एकदम इतना नहीं ना, वो पता नहीं बिल्कुल ही दिल ना बैठ जाए, हार्ट फेल ना हो जाए, तो बस थोड़े थोड़े शॉक्स हैं वो काफी होते हैं, ऐसे ही होता है। तो अब इंडिया वैसे परेशान तो बहुत है, पर रहना भी चाहिए। जो सूरत हाल इंडिया ने की है, हम तो दोस्ती की दावत देते रहे थे, नहीं मानी, और उसके बाद अब सूरत हाल ये है कि इंडिया परेशान है। सोशल मीडिया भी बड़ी आवाजें उठ रही है, सारिफीन भी बड़े परेशान है, और जो लड़ रहे थे पहले कि जंग हम जीते हैं, तैयारे हमने गिराए हैं, वो बड़े मायूस दिखाई दे रहे हैं। अब उनके पास कोई मौकिफ नहीं है, कोई बात करने को नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत बड़ी कामयाबी हमें दी है। हमारे स्किल्स लोग सीखना चाहते हैं, हमारे तैयारे लोग बाय करना चाहते हैं, और आगे आने वाले दिनों में वी होप कि दीगर ममालिक और भी सामने आएंगे। बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल हैं कुछ मामलात, इस वजह से चीज़ें उस तरह से सामने नहीं आती, वरना ट्रेनिंग जो है वो बहुत सारे ममालिक लेना भी चाहते हैं, ले भी रहे हैं, और उसके अलावा और जो तैयारे हैं जनाब, उनकी जो डील्स हैं वो तो आपके सामने हैं। मजीद भी जो डील्स हैं वो आने वाले दिनों में हो सकती हैं, जिससे भारत को मजीद ज़्यादा तकलीफ पहुंच सकती है। यस, और अब हम भी अपनी उड़ान भरते हैं, उड़ान भरिए और मौसम की तरफ जाइए और बताइए कि बादलों के उस पार मौसम कैसा बादल, वाह वाह वाह। नहीं, मैं उस पार जाती हूँ और देखती हूँ कि जी आज मुल्क भर में जो मौसम की सूरत है वो कैसी रहेगी, और मुख्तलिफ शहरों में टेम्परेचर कैसा रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्लान्स बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं। नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शिमाली इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों और बालाई सिंध के अजला में दरमियानी से शदीद धुंध छाए रहने की तवक्को है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जान लेते हैं। और हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे बुलंदो बाला पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहाँ वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। गिलगित का टेम्परेचर देख लेते हैं। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हम देख रहे हैं दर्जा हरारत है 0 और कम से कम -12 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की बात करें तो स्कर्दू में
मैक्सिमम टेम्परेचर है -6 और मिनिमम -18 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में मौसम शदीद सर्द और मतला अब्र आलूद रहेगा, जबकि शाम और रात में चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। सयाहों की जन्नत आज़ाद कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद लिए चलते हैं आपको। मुजफ्फराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 15 और कम से कम 1 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 2 और कम से कम -9 डिग्री रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान वादी भर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है। और अब बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के मौसम की और आपके साथ शेयर करते हैं जी KPK का मौसम। यहाँ पर सूबे के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शिमाली अजला में शदीद सर्द रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर की बात करते हैं। पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 20 और कम से कम 2 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की बात करें, जिसे पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहते हैं, सवात में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 10 और कम से कम -9 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर, मर्दान, नौशेरा, चारसदा, लकी मरवत और सवाबी में धुंध छाए रहने की तवक्को है। और अब बात करेंगे 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब के मौसम की। पंजाब में सूरत हाल ये है कि बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। बागों के शहर लाहौर का रुख करते हैं। लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 14 और कम से कम 4 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि शहर बेमिसाल इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 17 और कम से कम 3 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान का रुख करें तो मुल्तान में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 19 और कम से कम 6 डिग्री रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब के बेशतर अजला गुजरावाला, शेखुपुरा, कसूर, साहिवाल, बहावलपुर और रहीम यार खान में धुंध छाए रहने का इम्कान जाहिर किया है। और अब बात करेंगे बलोचिस्तान के मौसम की, जहां हम देख रहे हैं कि सर्दी की शिद्दत में नुमाया इजाफा हो गया है। कोयटा की बात करते हैं। कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 9 और कम से कम -4 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के बेशतर अजला में गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। और जी आखिर में आपके साथ शेयर करेंगे सूबे सिंध का मौसम, जहां हम देख रहे हैं अक्सर इलाकों में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा, ताहम साहिली इलाकों में चंद मकामात पर बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। शहर कायद कराची लिए चलते हैं आपको। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 25 और कम से कम 9 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 23 और कम से कम 10 डिग्री रहने की तवक्को है, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के बेशतर अजला में धुंध में कमी का इम्कान है। तो नाजरीन, ये थी मौसम की सूरत हाल और अब हम जी JF-17 थंडर की स्पीड की तरह ब्रेक लेते हैं। वक्त है ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। और अब कुछ हम अवामी मसाइल की बात कर लेते हैं और वो मसला ये है कि हर किसी का ही मसला। बाल आपके आज सही बने हैं, स्टाइलिंग बाल ठीक हुई तो सही बने लेकिन बाल कम होते जा रहे हैं। तो क्यों आप रोज उनको इतना हीट देती हैं, इतना जबर करती हैं? यस, अगर हम नहीं हेयर स्टाइलिंग ना भी करें तो आम जिंदगी में हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं जो सर्दियों में खास तौर पर जिनकी शिकायत ये आ रही है कि जी बाल बहुत ज़्यादा गिरे और खामोशी से गिरते जा रहे हैं। आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी मसरूफ़ हैं, आपको समझ भी नहीं आती, आप ब्रश करते हैं और ब्रश में भी बहुत ज़्यादा ढेरों बाल आते हैं, लेकिन आप नज़रअंदाज कर देते हैं। कभी नहाते वक्त इतने इतने बाल रह जाते हैं और आपको आइडिया नहीं होता। बट ये कि परेशानी साथ साथ फिर बंदा बाद में ये मिसाल भी नहीं दे सकता बाल बाल बचे बाल बचे नहीं, बाल खत्म, तो बाल बचते ही नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा मसला है। जो सवाल यही है कि क्या ये हेयर फॉल होना नॉर्मल होता है? क्या शैम्पू वाकई बालों को नुकसान पहुंचाता है? डेली करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कितने दिन बाद करना चाहिए? और पैचेस की सूरत में बाल क्यों झड़ते हैं? और क्या स्ट्रेस, हार्मोन्स और तर्ज ज़िंदगी खामोशी से हमारे बाल छीन रहे हैं? इन तमाम सवालात के जवाब जान लेते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है मारूफ और एस्थेटिक फिजिशियन डॉक्टर सबा नासिर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा, वालेकुम अस्सलाम, कि बालों का गिरना कितने बाल अगर आपके डेली गिर रहे हैं या कम हो रहे हैं
ऑब्वियसली काउंट तो नहीं किए जा सकते लेकिन एक अंदाजा होता है, तो ये नॉर्मल होता है। और अगर उससे ज़्यादा गिरे तो फिर आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत है। हाँ जी, ये हेयर फॉल जो है बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा और हर किसी का इशू है। तो इसमें ये है कि हम यही कहते हैं कि देखिए, नॉर्मल जो एक बाल गिर रहा है एक नॉर्मल पर्सन का, वो 50 to 100 रोजाना गिरना है। अच्छा। हाँ जी, 50 to 100 ये एक नॉर्मल चीज़ है जो आपके बाल गिरने हैं। अगर आपको लग रहा है कि इससे ज़्यादा अब गिर रहे हैं, आप ब्रश करते हैं, जाहिर आपको आइडिया हो जाता है, ठीक है, उससे ज़्यादा अगर गिरना शुरू हो गए हैं, उससे ज़्यादा हो रहे हैं, हाँ जी, तब उसको हम हेयर फॉल कहेंगे। लेकिन 100 to 50 में हम उसको हेयर फॉल नहीं कहेंगे। अच्छा, इसमें क्या होता है, फिर हम पेशेंट को कहते हैं कि नज़र रखें कि आपकी बीच की मांग है वो अपार्ट तो नहीं होना शुरू हो गई, वाइड तो नहीं होना शुरू हो गई, जबकि पोनी टेल है वो तो नहीं पतली होना शुरू हो गई है, आपके बाल लेंथ में तो नहीं छोटे होना शुरू हो गए हैं, उसको फिर हम हेयर फॉल कंसीडर करेंगे। डॉक्टर साहब, यानी कि मेरा हेयर फॉल अपने जवाब में मर्दों का भी ख्याल रखें साथ। मर्दों को भी मैं यही कहूंगी कि उनके भी ऐसे ही 50 to 100 ही बाल गिरेंगे, और उनके भी अगर और ये दोबारा आ भी रहे होते हैं आपके जितने ये गिर रहे होते हैं। हाँ जी, आ भी रहे होते हैं, लेकिन इसमें हमने कुछ फैक्टर्स देखने हैं कि गिर क्यों रहे हैं। अब इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेस, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, पोल्यूशन, ये सारी चीजें जो है हमारी काउंट हो रही हैं। स्ट्रेस और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, देन हमारा जो आजकल हेयर स्टाइलिंग का जो इश्यूज हैं, हम इतने ज्यादा पर्मिंग, कर्लिंग, स्ट्रेटनिंग करें, इसकी वजह से बहुत गिर रहे हैं। नींद पूरी नहीं हो रही है, खाना सही नहीं खा रहे हैं, इतनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, इससे बाल बहुत गिर रहे हैं। अच्छा, उसके साथ साथ अब ये भी है कि कॉन्सेप्ट शैम्पू का इस्तेमाल, और शैम्पू बहुत ज़्यादा अगर इस्तेमाल करें तो भी बाल डैमेज हो रहे हैं, तो शैम्पू कितना रोल हाँ जी, शैम्पू रोल प्ले करते हैं, लेकिन हम लोग जो ज़्यादा शैम्पू यूज़ करते हैं ना, वो हैवी सल्फेट शैम्पू यूज़ करते हैं। हैवी सल्फेट शैम्पू जो है वो जब तक झाग ना बने तब तक तसल्ली नहीं होती है। और अगर हम किसी को कह भी दें कि ऑर्गेनिक शैम्पू लें, तो उनका अगला क्वेश्चन होता है कि इसमें तो झाग ही नहीं आती है, तो इससे तो सर नहीं साफ होता। लेकिन हमने हमेशा माइल्ड सोप, ऑर्गेनिक सोप जो सल्फेट फ्री हो। सल्फेट जो आपने देखा है कि अगर आप जब कभी कपड़े धोते हैं तो वो सर्फ की कितनी झाग बनती है, तो वही सल्फेट उन्होंने उसके अंदर डाला हुआ होता है, तो वो हमारे बालों के लिए कितना डैमेज। तो बेबी शैम्पू यूज कर सकते हैं, बेबी शैम्पू यूज कर सकते हैं, वो आपके बालों के लिए बहुत अच्छे। और मार्केट में भरे पड़े हैं ऑर्गेनिक शैम्पूज, वो लें, उससे अपने बालों को वो करें, शैम्पू करें, वो बहुत अच्छे हैं आपके। और ये जो दूसरे शैम्पूज हैं, सल्फेट फ्री हो गया या बेबी शैम्पूज आप कह रही हैं, ये अगर आप डेली केमिकल अप्लाई करें, यानी जिस तरह से हम लोग हैं, हम अपने बालों पे डेली केमिकल अप्लाई करें, तो हमें तो रोजाना बाल धोने, आप सल्फेट फ्री शैम्पू, ऑर्गेनिक शैम्पू से यूज। ओके, अच्छा, चलिए आपके बाल नहीं गिरेंगे। चले थोड़ी सी और मुश्किल बातें करते हैं। एलोपेशिया एरियाटा, यानी पैचेस की शक्ल में जो बाल गिर रहे होते हैं, ये क्या है, ये कोई बीमारी है, ये क्या मसला है, और क्या इसका इलाज भी होता है? हाँ जी, एलोपेशिया एरियाटा, जिसको हम आम जुबान में बालों का वो बाल झड़ जो कहते हैं, बाल झड़ जो कहते हैं, वो है ये आम जुबान में। अच्छा, ये ना एक ऑटोइम्यून डिजीज है, मतलब है कि आप ही की एंटीबॉडीज जो है वो हेयर फॉलिकल्स को अटैक करना शुरू हो जाती हैं। अब उसमें क्या होता है कि उसकी ट्रीटमेंट भी डिफरेंट आ जाती है। हमारे पास हर एज में ये चीज़, जो किड्स हैं या अडल्ट्स हैं, ये चीज़ प्रेजेंट करती है। या तो ये प्राइमरी भी प्रेजेंट कर रही होती है, या फिर ये किसी बीमारी के साथ एसोसिएट होकर प्रेजेंट कर रही होती है। जो प्राइमरी प्रेजेंट कर रही है उसमें हम यही कहेंगे, अगर स्मॉल पैच है तो अक्सर हम पेशेंट्स को या उनकी मदर्स को कहते हैं कि आपने इसके बारे में नहीं सोचना। इसमें क्या होता है कि बहुत सारा जो मैंने मेन कॉज देखा है वो स्ट्रेस। बच्चे जो बहुत स्ट्रेस अपनी स्टडीज के ड्यूरिंग ले रहे होते हैं ना, जो टीन एज में आ गए, हम उनको कहते हैं कि इनका एक तो स्ट्रेस मैनेज करें। एग्जाम का स्ट्रेस बच्चे ले रहे हैं, रूटीन का स्ट्रेस ले रहे हैं, ये खुद ब खुद ही निकल आएंगे। छोटा पैच है तो वो विद इन 6 to 12 मंथ्स उससे खुद ही आ जाना है। लेकिन हाँ, अगर 10 साल से पहले आ रहा है और उसकी कुछ टाइप्स हैं, ओफियसिस टाइप है जो पीछे से बाल गिरा रही है। अगर पीछे से बाल गिरे, हाँ जी, तब वरीसम है, आपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आना है, कुछ कंडीशन है, आप आए, डर्मेटोलॉजिस्ट आपको देते हैं, मेडिसिन देते हैं, और इससे बाल दोबारा वापस आ जाते हैं। लेकिन ये एक फेज है, थोड़ा टाइम लगता है, ऑटोइम्यून डिजीज है, और ये किसी को लगती नहीं है। मर्दों की दाढ़ी से भी बाल जहाँ पर भी हेयर बेयरिंग एरिया से, वहाँ से बाल गिरेंगे, दाढ़ी से गिरेंगे, बैक पे बाल है, वहाँ से किसी भी जगह से ठप्पे की सूरत में बाल गिर सकता है। और ये काबिले इलाज बीमारी है। अच्छा, ये काबिले इलाज है। आप प्रॉपर टाइम पे, वक्त पे आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को चेक करवाएं, वो आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा। यूजुअली तो हम स्मॉल पैचेस पे मेडिसिन प्रिस्क्राइब भी नहीं करते, हम कहते हैं वेट एंड वॉच करें, अगर बड़े तो आपने आना है दोबारा, नहीं तो ये खुद ही आ जाएंगे। डॉक्टर साहब, समटाइम्स ना खवातीन की अगर हम बात करें, ये हेयर लाइन जो है वो फ्लेयर होना शुरू यहाँ से यहाँ है, बड़े बाल थिन होना शुरू हो जाते हैं, और फिर मदर्स का कहा जाता है कि बच्चों की टाइट पोनियां भी ना करें कि इस तरह से हो जाए। बट समटाइम्स ये होता है कि खवातीन को ये भी रियलाइज नहीं हो रहा था हमारे बालों की टाइप क्या है,
हमें उसकी केयर कैसे करनी है, और हेयर फॉल का मकसद या कॉज ही समझ नहीं आ रहा होता। हाँ जी, जो सबसे ज़्यादा ओपीडी में प्रॉब्लम आती है ना, वो यही आती है, मदर ने बहुत टाइट पोनी की होती है, वो ट्रैक्शन एलोपेशिया होना शुरू हो जाता है, बाल खींच के लिटरली गर्ल्स जो होती हैं यहाँ से उनका एलोपेशिया नजर आना शुरू होता है। वहाँ पे कहते हैं हेयर स्टाइलिंग इसको वो करें, ठीक करें, लाइट पोनी करें या बाल खुले छोड़ें थोड़े अर्से के लिए, या कुछ करवाएं तो आपने बालों को पीछे से टाइट करके नहीं बांधना है। अच्छा, जो रिसीडिंग की बात की, वो मेल का भी आपने जिस तरह कहा कि मेल को भी आपने नजर में रखना है, तो मेल तो सबसे ज्यादा ओपीडी में यही आ रहा है कि गंजपन आना शुरू हो गया, उनको हम मेल एंड्रोजेनिक एलोपेशिया की तरफ ले जाते हैं। मेल्स में अर्ली आ जाता है क्योंकि एंड्रोजन रिलेटेड होता है, एंड्रोजन जो हार्मोन्स हैं वो मेल्स के हैं, और वो मेल जो हैं वो अपने 20s में प्रेजेंट करना शुरू हो जाते हैं हमारे पास। हाँ जी, उनके लिए फिर हमने अक्सर क्या होंगे, सिर्फ मल्टीविटामिन्स ले रहे होते हैं, उससे उन्होंने हल नहीं होना। अच्छा, अक्सर आएंगे डॉक्टर ये तेल लगा लिया, मेल एंड्रोजेनिक एलोपेशिया ठीक नहीं हो रहा, गंजपन बढ़ता जा रहा है। अच्छा, उसके लिए फिर उनको पूरी पैथोफिजियोलॉजी समझाना, हम मेनॉक्सिडिल जो हमारी FDA अप्रूव्ड जो मेडिसिन है हम वो प्रिस्क्राइब करते हैं, फिनेस्ट्राइड टॉपिकल अप्लाई करने के लिए देते हैं। अच्छा, उसका भी जो एक साइड इफेक्ट आता है ना मेनॉक्सिडिल का, कि वो जरा टेलोजन फ्लूवियम में जो बाल होते हैं ना वो गिरता है, वो ज्यादा गिरता है, वो पेशेंट परेशान हो जाएगा कि जी डॉक्टर साहब आपने क्या मेडिसिन दे दी है, ये तो बाल ज्यादा गिर रहे हैं, वो भी यूज करते रहना है आपको। हमने पेशेंट को गाइड करना है कि आपने इसको यूज करना है। अच्छा, वो बालों को पहले गिराता है मिनॉक्सिडिल और उसके बाद फिर वो न्यू लेके आता है, जहाँ पे हम कहते हैं कि अगर आप ये आपको गंजा भी कर रहे हैं ना, तब भी आपने इसको लगाना नहीं छोड़ना, और जब यूज करना छोड़ने तो फिर बाल दोबारा गिर जाएंगे। जिनके हेल्दी हैं उनको नहीं आप ये सजेस्ट करती मिनॉक्सिडिल? जिनका मेल एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है या फीमेल एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, हम उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। और ये किस तरह से डायग्नोज होता है? ये मेल्स को जैसे मैंने बताया कि आपकी यहाँ वाली लाइन जो है वो रिसीड करना शुरू हो जाएगी या यहाँ से गंजपन आना शुरू हो जाएगा। फीमेल्स में यूजुअली फीमेल एंड्रोजेनिक एलोपेशिया इतनी यंग एज में नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये फीमेल हार्मोन नहीं है। एंड्रोजन उनको आएगा जिनको PCOS का मसला है या किसी को और को हार्मोनल इश्यूज हैं, या फीमेल फिर जब जा रही होती है अपने 45 के करीब, जहाँ पर उसका मेनोपॉज आ रहा होता है, वहाँ पर उसके एंड्रोजन्स बढ़ रहे होते हैं, वहाँ पर फीमेल को ये प्रॉब्लम्स आना शुरू होंगे। वरना ये मेल्स के आते हैं और मेल्स को 20s में आना शुरू हो जाता है। तो बचाने का भी कोई तरीका बता दें। बचाने का ही तरीका बता रही हूँ कि आपने मिनॉक्सिडिल लगाना शुरू कर दें। आप जो मेल हमारे पास 20-25 तक आ जाते हैं ना, हम उसके बाल बचा लेते हैं। जो 40-45 तक आते हैं ना, फिर उसका हेयर फॉलिकल बिल्कुल श्रिंक हो चुका होता है। फिर हम उस पे हमारे पास फिर जवाब है, फिर ट्रांसप्लांट के अलावा कोई हल नहीं है। लाइलाज है, लाजवाब। अच्छा, हंसने की बात नहीं है ये। अल्लाह खैर करे। अच्छा डॉक्टर साहिबा, हम देखते हैं जितना बालों का मसला आ रहा है उतने ही ज्यादा हेयर ऑयल्स भी बहुत ज्यादा मार्केट में हर बंदा तेल जिस किसी के बाल लंबे हैं उसने प्रमोशन शुरू कर दी कि भाई मैं तो अपना घर का तेल बनाया, मेरी नानी दादी का नुस्खा जो चलता आ रहा है हमारे फैमिली में नुस्खे, हर कोई तेल बेच रहा है। टेक्नोलॉजी भी बता रहा है ये कोल्ड प्रेस है, ये हॉट प्रेस है, और ये बालों का टाइम चेक बताएं ना जरा हमें, तो ये कितने इफेक्टिव होते हैं? अच्छा, इसमें तेल की जो मिथ है ना, वो तो सदियों से चलती आ रही है, और जब मेरे पास तक हमारे तक भी पहुंचते हैं ना जब पेशेंट्स, वो यही कहते हैं हमने ये तेल भी अप्लाई कर लिया है, इवन तारे मीरे का भी लगा लिया, सरसों का भी लगा के देख लें, ये भी हमारे बाल नहीं आ रहे। पेशेंट को गाइड करना कि ये सिर्फ आपके बालों को कंडीशन कर देंगे, ये हेयर रीग्रोथ में हल नहीं है इनका। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ आपके ऊपर स्कैल्प के ऊपर है। हमारी बालों बनाने वाली जो फैक्ट्री है वो अल्लाह ताला ने हमारे डर्मिस में रखी है। हमारा बाल की फैक्ट्री जो है वो एपिडर्मिस में नहीं है। ये सिर्फ वहां तक आके रुक जाएगा, इसने नीचे नहीं जाना। बहुत ज्यादा भी हो, हम कहते हैं थोड़ी मालिश कर ले तो थोड़ी सी सर्कुलेशन ठीक हो जाती है, आपकी कंडीशनिंग हो जाती है। लेकिन इस चीज पे आपने रहना कि सिर्फ तेल से आपके बाल वापस आ जाएंगे, यानी कि सिर्फ कोई साइंटिफिक अप्रूव नहीं है। और हम देखते हैं कि गंजे लोग भी तेल बेच रहे हैं बाल लंबे करने नहीं है इसका। इवन जो रोजमेरी भी आया है उसको भी ये मिनॉक्सिडिल के ऑल्टरनेटिव बताते हैं, लेकिन मिनॉक्सिडिल भी उसमें जहाँ पे रिसर्च की गई है कि 2% मिनॉक्सिडिल है। अगर वो भी लगाना है तो आपने बहुत प्योर 2% मतलब है कि आपने सुबह शाम लगाना है। इवन जो मेल एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होता है उसको तो हम 5% देते हैं और वो हम रिकमेंड करते हैं। मिनॉक्सिडिल करता क्या है? आपकी ब्लड सर्कुलेशन तेज करता है। मिनॉक्सिडिल इज अ वेज़ोडाइलेटर, वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन को तेज करेगा। और फिनेस्ट्राइड का बीच में रोल है। फिनेस्ट्राइड ने क्या करना है कि जो आपका टेस्टोस्टेरोन डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में जा रहा है, जो कि एक्चुअली बाल गिरा रहा है, उसने उसको इनहिबिट करना है। तो मिनॉक्सिडिल के साथ आपको फिनेस्ट्राइड मेल्स को लेना जरूरी है, फीमेल्स को नहीं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, लास्टली हमें ये भी बता दीजिए, जो सप्लीमेंट्स खाती हैं खवातीन, कहती हैं वो बाल थोड़े से कमजोर होना शुरू हो गए तो बायोटिन खाना शुरू कर दे, वो कितनी इफेक्टिव है? नहीं, बायोटिन भी एक हाइप है,
अच्छा, बायोटिन ओवर द काउंटर जाके लोग लेते हैं, बायोटिन की कमी से नो डाउट बाल गिरते हैं, लेकिन हमारी आवाम में बायोटिन की कमी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी विटामिन डी और हमारे यहाँ ये सीरम फेरेटिन की कमी है। ठीक। हमारी हर फीमेल तकरीबन विटामिन डी का शिकार है या फेरेटिन का। अब इनको ठीक कर लें, आपके बाल ठीक हो जाएंगे। अच्छा, सही। आप एक अपनी नॉर्मल रूटीन में एक डोज रखिए जो कि आपको डेली रिक्वायरमेंट में चाहिए है, क्योंकि ना हम दूध लेते हैं, ना हम मछली खाते हैं, ना हम दही ले रहे हैं, हम बाहर सन में भी जाते हैं तो सन ब्लॉक लगा के जाते हैं, हमारा एक्सपोजर नहीं हो रहा। और आपने अपनी डेली डोज में इतनी डोज रखनी है विटामिन डी की ताकि आपके बाल रीग्रो करें। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। और देखें कितनी चीज़ें हैं जो हमें पता होता है कि बस मिथ्स हैं और बस मिसकंसेप्शन है, तो ये आज आपकी दूर हो गई होंगी। अपने बालों की हिफाजत करें, अपनी केयर करें, बाल खुद ब खुद अच्छे हो जाएंगे। विटामिन डी का भी इस्तेमाल करें ख़वातीन। यहाँ वक्त ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो हम अपने प्रोग्राम में शामिल करने लगे। इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा अलार्मिंग भी है। हम अपनी जो खून पसीने की कमाई है उससे अपना घर बनाते हैं, फिर फ्रिज लेते हैं या एसी लेते हैं, महंगी चीजें खरीदते हैं। दुकानदार बेचते वक्त तो खूब आओ भगत करते हैं, चाय पानी भी पूछ लेते हैं। यस, आए बैठे आपका ही घर समझे। लेकिन जब चीज़ ख़राब हो जाए तो पहचानने से भी इनकार कर देते हैं, मुंह ही मोड़ लेते हैं। लेकिन कराची में एक सारिफ हैं, उन्होंने जी लाइफ टाइम वारंटी वाले रेफ्रिजरेटर के ख़राब होने पर कंपनी पर कंज्यूमर कोर्ट में केस कर दिया और ना सिर्फ नया फ्रिज लिया बल्कि 2 लाख रुपए हर्जाना भी वसूल किया। वाह, ज़बरदस्त, क्या ही बात है। ये फैसला हर उस पाकिस्तानी के लिए उम्मीद की किरण है जो दुकानदारों के टाल मटोल से तंग आ चुका है। और हैरत की बात तो ये है कि पाकिस्तान में कंज्यूमर कोर्ट्स तो मौजूद हैं, लेकिन हम में से अक्सर लोग जानते ही नहीं हैं कि शिकायत करनी कहाँ पर है, फोरम क्या है, और सिर्फ सोशल मीडिया पर ही जनाब पोस्ट लगाकर रो धोकर खामोश हो जाते हैं। आज हमारे साथ एडवोकेट आशिक अली राना साहब मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी इसलिए भी बड़ी ज़रूरी है क्योंकि अदालत ने ये फैसला दिया कि आप फ्रिज भी दें, 2 लाख हर्जाना भी दें, और जो वकील साहब की 50,000 फीस है वो भी आप पे करेंगे। तो आशिक अली राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आशिक अली राना साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। ये जो कराची वाला केस है कंज्यूमर कोर्ट वाला, लेकिन हम देखते हैं कि आम अदालतों में जो केसेस हैं साल लटकते रहते हैं, चलते रहते हैं। कंज्यूमर कोर्ट्स अगर कोई आपको कंप्लेन है, कितने अरसे में फैसला सुनाने की पाबंद होती है? बहुत शुक्रिया जी, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें समझता हूँ कि हमारे जितने भी नाजरीन हैं और कंज्यूमर जो हैं जो हम डेली प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं उन तक इसका नॉलेज होना चाहिए। बेसिकली हमें इन चीज़ों की अवेयरनेस नहीं है और ना ही हमारे जो सब्जेक्ट्स लोगों ने लॉ के पढ़े होते हैं, ना ही हमारे ऐसे निसाब में कोई प्रोटेक्शन होती है इससे लोगों को अवेयरनेस हो। देखिए, प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 90s में यहाँ पे पाकिस्तान में नफाज हुआ। सबसे पहले इस्लामाबाद में 1995 में इसका नफाज किया गया। पंजाब में 2005 में पंजाब प्रोटेक्शन एक्ट जो था, इसमें सर ये है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये सारफ को प्रोटेक्शन देता है। इसमें प्रोटेक्शन ये है कि कोई फॉल्टी, कोई डिफेक्टिव चीज़ है आप उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं। अच्छा। लेकिन आपके पास उसकी रसीद होनी चाहिए, उसका वारंटी कार्ड होना चाहिए। अगर उसमें कोई ऐसे फॉल्ट आ जाता है इस्तेमाल के दौरान, फर्ज करें कि आपने कोई गाड़ी ले ली, आपने कोई ऐसा कोई हेयर ड्रायर ले लिया और कोई वो फॉल्ट आ गया उसमें ना, डिफेक्टिव हो गया, उस वो वारंटी में है। जैसे ये फ्रिज वाली मिसाल है, फ्रिज ली सारफ ने, वो लाइफ टाइम वारंटी थी, वो ख़राब होगी, वो कोर्ट में गए, उसका प्रोसीजर ये है कि पहले उसमें देना लीगल नोटिस 14 डेज का। सॉरी जी, उसके बाद आपने लीगल नोटिस के बाद आपने जाना है कोर्ट में। अगर लीगल नोटिस में आपका आपस में कंसेंसस हो जाता है दोनों पार्टीज का, देन आप कोर्ट नहीं जाएंगे। अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में आपने केस करना है कंज्यूमर कोर्ट पे। कंज्यूमर कोर्ट पंजाब में आप कंज्यूमर कोर्ट खत्म कर दी गई है। अच्छा जी जी, ये 3 बार पहले जो हुआ है। अब उन्होंने जो एडिशनल सेशन जजेस हैं उनको इख्तियार दे दिए कि वही इस कंज्यूमर कोर्ट के केसेस को देखेंगे। अब ये है कि जैसे कराची में केस हुआ, इस तरह के बेशुमार केस पंजाब में भी हैं। इस तरह के बेशुमार केसेस जो लोगों को अवेयरनेस नहीं है। आप कपड़ों में देख लें, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में देख लें, हर जगह में कंज्यूमर कोर्ट केसेस। राना साहब, ये रसीद होना ज़रूरी है, कोई फिजिकल एंटिटी उस चीज़ की होना ज़रूरी है, कोई ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है, या फिर सर्विसेज पे भी अप्लाई होता है? जैसे सैलून की सर्विसेज हैं, खवातीन बहुत सारे गिले शिकवे भी कर रही हैं। यस, बहुत सारे ऐसे केसेस देखने में भी आए, किसी के बाल खराब कर दिए, किसी के कपड़े खराब कर दिए, बाल यहाँ तक काट रहे हैं तो उन्होंने यहाँ तक काट दिए, पेमेंट्स 2-2, 3-3 लाख ले ली लेकिन वो रिजल्ट वैसा नहीं आया, तो इस तरह से भी कुछ। जी देखिए, सर्विसेज पे भी है। कंज्यूमर तो सर्विसेज भी ले रहा है ना, कंज्यूमर सर्विसेज ले रहा है, लेकिन उसको प्रूव करना, बर्डन ऑफ प्रूफ कंज्यूमर पे है।
कंज्यूमर प्रूव करेगा कि उसकी सर्विसेज जो उसने कहा थी। बात का ये होता है कि कंज्यूमर भी मिसचीव कर रहा होता है ना जी, कंज्यूमर को भी देखना है कि इस चीज़ को आइडेंटिफाई कोर्ट ने करना है कि आया कि देखिए कंज्यूमर के राइट्स हैं, तो रिटेल जो बिजनेसमैन है उसने अगर इन्वेस्टमेंट कर बिजनेस कर रहा है उसके भी कुछ राइट्स हैं। ये देखना है कि कंज्यूमर के साथ अगर ज्यादती हो रही है, बेसिकली ये जो लॉ बना है ये बना ही कंज्यूमर के लिए है। अगर कंज्यूमर बोनाफाइड ही है, अगर वो नेक नीति से कोर्ट में जाता है और कोर्ट इसको आइडेंटिफाई करेगी कि आया कि कंज्यूमर जो पास जो डिवाइस गई है, जो प्रोडक्ट्स है वो फॉल्टी है, वो डिफेक्टिव थी, जब उन्होंने परचेज की था वो ठीक थी, और उन्होंने जो वारंटी कार्ड दिया और जो रसीद है उसके बियॉन्ड कोई सर्विसेज या कोई ऐसी प्रोडक्ट्स आ गई है तो उस पे वो जो है वो कोर्ट में जा सकता है। साहब हम देखते हैं अब तो सारा ऑनलाइन भी परचेजिंग होती है, ऑनलाइन दौर है और बहुत सारे इसमें भी बड़े स्कैम है, फ्रॉड है, एक दिखाते कुछ हैं, भेजते कुछ हैं, इन पे ये भेजते कुछ हैं वाकई, और वो बिल्कुल ही डिजास्टर, बड़े-बड़े ये तो स्कैम हो चुके हैं और वीडियोस लोग बनाकर बस भूल जाते हैं, और जिनके तो पार्सल्स की लाइन लगी होती है, पार्सल्स, और बहुत मेरे साथ तो अभी रिसेंटली भी हुआ है ना, तो वो समझ ही नहीं आता कि क्या करना है और उन पर कोई आप एक्शन भी नहीं, फ्रस्ट्रेशन भी नहीं निकाल सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो उसमें फिर क्या बंदोबस्त बताइए। मैं थोड़ा इसमें ऐड करता हूँ जी, जो ई कॉमर्स आजकल बहुत ज़्यादा खवातीन में है कि वो ऑनलाइन डिलीवरीज होती हैं और आती हैं, हमारे घर में भी ऐसी होता है, लेकिन वो उसका उन्होंने प्रोसीजर ये दिया कि आप किसी अथेंटिसिटी जो जैसे कोई सी वेबसाइट है जो बड़ी अथेंटिसिटी है जिसकी, और जिसमें आपको प्रोडक्ट्स में कभी कंप्लेन कम आती हो, बेशुमार वेबसाइट्स हैं, बेशुमार ऑनलाइन कॉमर्सेज हो रही हैं, उसमें ये है कि आप पहले जब प्रोडक्ट को खरीदें, जब आपको डिलीवर हो, रिसीव हो, उसके वीडियो ऑन करें, अच्छा ओपन करते हो कि जी ये मैंने बुकिंग कराई थी और उसको मैंने ओपन आपके सामने किया वीडियो के दौरान, और उसको चला कर चेक कर लें एक दफ़ा, अगर तो वो ठीक है, अदरवाइज आप उसका फीडबैक दें उसको ऑनलाइन पे जाके, उसकी वेबसाइट पे जाके फीडबैक दें कि ये जो वेबसाइट है इसकी जो अपना रिजल्ट ठीक नहीं है, जब इसकी फीडबैक ठीक नहीं है जी, उसके बाद आप पंजाब प्रोटेक्शन एक्ट में भी जा सकते हैं, कोर्ट में भी जा सकते हैं, सही, जहाँ पे वो डोमेन जो वेबसाइट काम कर रही है, लेकिन इन चीज़ों में बहुत जो बड़ा दायरा बहुत महदूद है, इतने की वो चीज़ ना जितने का उसका खर्चा हो जाए, ज़ाहिर है वो उसके लिए आप, इसमें ये है कि इसमें कोई कोर्ट फीस भी कोई नहीं है, कोर्ट फीस भी नहीं है, सही, आप इन पर्सन भी जा सकते हैं, थ्रू लॉयर भी जा सकते हैं, अगर लॉयर जाएंगे तो आप लॉयर की फीस का सर्टिफिकेट साथ लगाएं कि मैंने लॉयर एंगेज किया, उसमें इतनी फीस दी है, और इसमें आप डैमेजेस क्लेम भी कर सकते हैं, जो कंज्यूमर कोर्ट्स जो है वो डैमेजेस भी आपको देंगी। अब तो पंजाब में ये कर दिया गया है, जो हमारे सेशन जजेस हैं वो इन केसेस को सुनते हैं। ठीक ठीक। अच्छा आशिक अली जाना साहब, हमें ये भी बताइएगा कि दो और बड़े मसले हैं जिससे हर बंदा ही गुजर रहा होता है। अब खवातीन का दर्जियों के साथ मसला होता है, खासकर ईद भी आने वाली है, आपको पता है, फिर इनका किस तरह से इलाज किया जा सकता है? खवातीन को शिकायत तो बहुत होती हैं, जल जाके कपड़े पकड़ लेते हैं, रेड पे देते नहीं, जल कुड़ के आ जाती है दर्जियों के साथ बहस करके। और दूसरा इंटरनेट का बड़ा मसला है, मतलब स्पीड कुछ और आपने बाय की हुई है, फीस आपने और दी हुई है, और जनाब फीस आपने 12 MB की दी हुई है, आपकी 4 MB रही है। ये आप किस तरह से साबित कर सकते हैं अदालत के अंदर? एक सिचुएशन है जी सब देखिए, मैंने एक तो केस मैंने खुद एक अपना दुल्हन थी, उनका साड़ी का इशू था अपना, वो जब उसका ब्राइडल का जो होता है ना जी, वो लहंगा वगैरह वो खराब हो गया, वो शादी के एक दिन पहले ही उसे पता चला कि मेरा बड़ी एक मशहूर यहाँ पे जो डिजाइनर है उसकी थी वो लहंगा जी, तो उसमें मैंने केस किया, उसको वक्तन तो उसको रेडीमेड कोई और लेके पहनना पड़ गया दुल्हन को, लेकिन वो केस मैंने विन किया। अच्छा, उसमें भी कोई 3 से 4 लाख रुपए जुर्माना हुआ दुकानदार को, और उसने उसका एक्सक्यूज किया कोर्ट में। तो देखिए, जब तक राइट्स का आपको पता नहीं होगा तब तक आप उसको एक्सरसाइज नहीं कर सकते। एक्सरसाइज करने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए, और आप इसके लिए बाकायदा इंगेज करें लॉयर्स को, या खुद आप इसको जो है पंजाब प्रोटेक्शन कोर्ट में जाएं, या बाकायदा कंज्यूमर के लिए राइट्स के लिए लड़ना पड़ेगा, तो तभी ये चीजें होती हैं। और चीजें जो हमें पता ही नहीं, और आज हमें पता चल रही है कि हम इन चीजों पर भी कंप्लेन कर सकते हैं। और हम देखिए बिजली के बड़े मसले हैं, ट्रांसफार्मर अगर लगा है वो उड़ गया किसी मोहल्ले में, एरिया में, तो वो चल रहा है, प्रोलॉन्ग हो रहा है, उसकी भी कंप्लेन, ओवर बिलिंग हो गई है, तो है तो कंज्यूमर ही ना। मसले देखें आप, ये जो आपकी फ्रिज का केस है, ये बिजली की जो होती है जी, शॉर्ट सर्किट की वजह से, या एकदम उसका जो यूनिट तेज आ जाते हैं, ठीक है जी, वोल्टेज तेज होने की वजह से फ्रिज खराब हो गई। अब देखिए उसमें अब वो सालन पड़ा था, अब उसमें केक खराब हो गया किसी का, साथ वालों हमसायों का गोश्त भरा हुआ था
और सोचे बड़ी ईद पे खराब हो जाए तो खराब हो जाए किसी का, तो किसी ने बर्फ के लेनी, बर्फ पिघल गई सारी, बहुत कुछ खराब हो गया, किसी चीजें खराब हो गई। एक नुकसान उसको आम सब वो फ्रीज करके रखे, उसने 1 साल का स्टोर जो किया हुआ था चीजें। अब जो साथ वाले हम सज्जन का गोश्त पड़ा हुआ था, उन्होंने भी बोलना है कि गोश्त हमारा खराब हो गया। तो मैं समझता हूँ कि ये चीजें जो हैं डिफेक्टिव चीजें जी। अब ये है कि कंज्यूमर ने जहाँ पे वो फ्रिज इस्तेमाल कर रहा है जी, उसका इस्तेमाल का तरीकाकार क्या था। अब कंपनीज जो हैं वो अपनी गुडविल बचाने के लिए तो कंपनसेशन दे देती हैं, लेकिन देखना है कि कंज्यूमर को भी देखना है कि उसको यूज कैसे करना है, आपकी वायरिंग किस तरह वायरिंग कैसी है, और आप जहाँ पे आपने स्विच लगाया हुआ था वो किस तरह से था, ये भी सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। ऐसा ये भी चीजें देखनी पड़ती है ना जी। हम देखिए कंपनीज जो हैं वो अगर कोई प्रोडक्ट बनाती हैं, लाइफ टाइम वारंटी देती हैं, तो इसके पीछे उनकी पूरी वर्किंग होती है, उनके इंजीनियर से वर्किंग की होती है। हमें कंज्यूमर्स को भी चाहिए कि चीज़ को इस्तेमाल करते हुए भी एहतियात करें, उसकी नो-हाउ हो। जैसे हमारा हेयर ड्रायर है, अगर हम हेयर यूज करते हैं और हम उसमें बाल जल जाते हैं, हम ये देखें ना हमने उसको एक्स्ट्रा टाइम दे दिया है, ये अब हम वो गए हमारे बाल जल गए हैं तो हम जा रहे हैं जी उसको क्लेम करने के लिए। दोनों तरफ से ही दोनों तरफ से हमें देखना चाहिए, किसी के साथ भी इस मामले में नहीं होनी चाहिए। आइन हमें ये भी कहता है कि फ्रीडम ऑफ बिजनेस ऑफ ट्रेड। तो अगर ट्रेडर जो है, अगर हम वो इतने डर जाएंगे, वो चीजें बेचेंगे नहीं, किसी को रसीद ही नहीं देंगे, हर दफा ये होगा हर बंदे को। बिल्कुल डराना मकसद नहीं है, ये कि ईमानदारी से आप अपना काम करें और लोग भी जो हैं वो जायज़ शिकायत ही सिर्फ अदालतों के अंदर लेकर जाएं। यहाँ पर ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। ब्रेक के बाद दोबारा से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में वो हुआ जो तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। TSE 100 इंडेक्स 1,86,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर गया और सिर्फ एक दिन में ही 1700 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इसके साथ साथ पाकिस्तानी कंपनियों की मालियत 74 अरब डॉलर्स तक पहुंच गई। तो क्या ये मईशत के बेहतर होने का इशारा है या सिर्फ चंद बड़े सरमायाकारों का ही खेल है? जी बिल्कुल, और आम बंदा ये सोचता है कि ये तो पैसे वालों का खेल है, लेकिन हकीकत ये है कि अब आप सिर्फ 5,000 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट वो वाहिद जगह है जो आपको महंगाई से ज़्यादा रिटर्न दे सकती है। और लेकिन ख़तरा कितना है, कहाँ सरमायाकारी करनी चाहिए, और डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अहमद चन्नाई साहब ये बता सकते हैं हमें, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान की मार्केट की अगर हम बात करें, प्राइस टू अर्निंग रेशो अभी भी खिते में बहुत कम है, तो क्या इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी भी अंडर वैल्यू है और मजीद ऊपर जाने की गुंजाइश है? जी देखिए, बिल्कुल स्टैट्स तो ये कहते हैं कि इस वक्त अगर हमारा पी रेशो 6-7 के करीब है, जो ट्रेडिशनली 8-9 होता था और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 12-13 का है, तो मार्केट में तो गुंजाइश लगती जरूर है। मगर हम हमेशा ही कहते हैं कि सरमायाकारों को कॉशियसली चलना चाहिए और थोड़ा बहुत, मैंने बारहा मुख्तलिफ सेमिनार्स में ये कहा है कि जो स्टॉक का काम कर रहा हो उसको थोड़ी सी समझ बूझ जरूर चाहिए, और समझ बूझ ये चाहिए कि वो एटलीस्ट जो जिस ब्रोकर के थ्रू काम कर रहा है उनके जो एनालिस्ट हैं, उनके जो रिसर्च वाले हैं, उनसे मशवरा कर सकें और उनसे ये पूछें कि जी कौन से शेयर्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, और साथ साथ अगर पढ़ा लिखा है तो फिर ये भी देखें कि वो कंपनी आया चल रही है, आया वो कंपनी जो है वो अच्छा टर्नओवर और वॉल्यूम कर रही है, और उसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। तो ये छोटी सी सरमायाकारी से अगर आपकी तालीम है तो वो आपको बड़ी मदद दे सकती है और आप अच्छा इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में कर सकते हैं। जाहिर है, देखें इस वक्त ये स्टॉक का जो शोबा है वो अच्छा चल रहा है और लोग अमूमन यही सवाल करते हैं कि आम आदमी को क्या फायदा है। तो मैं कहता हूँ कि जितना आम आदमी को इससे फायदा है, जितनी लिस्टिंग और जितना कैपिटल क्रिएशन यहाँ होता है, जितनी इंडस्ट्रीज यहाँ लगती हैं, उससे जो है ना सिर्फ रोजगार के मौके फराहम होते हैं बल्कि मुल्क में इंडस्ट्रीज की तादाद भी बढ़ती है और फिर जो इन्फ्लेशन की सतह है वो भी नीचे आती है। तो ये एक इकोसिस्टम है पूरा। इस इकोसिस्टम के साथ साथ जो है मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा सब्र जरूर है, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमिक तरक्की की जो शर्त है वो इससे मशरूत है। बिल्कुल अहमद साहब, स्टेट बैंक की पॉलिसी रेट को हम देख रहे हैं, अब वो कम होता जा रहा है। तारीखी डाटा ये बताता है कि जब शरह सूद कम होती है तो फिर पैसा स्टॉक मार्केट में आता है। क्या मौजूदा तेजी की बुनियादी वजह भी यही मॉनेटरी पॉलिसी है?
देखिए, जाहिर है अगर 22% इंटरेस्ट हो जाए और लेंडिंग रेट 24% हो जाए जी, तो फिर लोग जो है वो ये प्रेफर कर रहे थे कि हम जो 100% सेफ इन्वेस्टमेंट है जिसमें किसी तालीम की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि जी गवर्नमेंट 22-23% रिटर्न दे रही है, बैंक दे रही है, तो हम उसमें चले जाएं। तो ये बहुत आसान सा काम था और जाहिर है हमारे पास जो शरह खानगी है उसको भी जो है मद्देनजर रखना है। लेकिन अब जब ये इंटरेस्ट रेट कम होके 10.5 पर आ गया, लेंडिंग रेट 11-12 पे आ गया और बैंक जो है नॉर्मली 7-8-9% पे जो है नॉर्मल इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो फिर स्टॉक मार्केट जो है वो बड़ी पुरकशिश मार्केट हो जाती है और लोग वहाँ छोड़ के स्टॉक मार्केट की तरफ आते हैं। सही। अच्छा अहमद साहब, बातें हो रही हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स वापस आ रहे हैं, क्या ये इस बात की जमानत है कि मार्केट अभी क्रैश नहीं करेगी? देखिए, जमानत हम किसी चीज की नहीं दे सकते, लेकिन जो फिगर्स हैं, जो डायनामिक्स हैं, वो ये बताते हैं कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट इस वक्त मजबूत हाथों में है। बाहर से ज्यादा लोकल सरमायाकार इस वक्त मार्केट में मौजूद है और जब लोकल सरमायाकार होते हैं तो हमारा इंडिजीनियस इन्वेस्टमेंट होता है, वो इतनी जल्दी यहाँ से शाये नहीं होता। फॉरेन इन्वेस्टर्स किसी भी अच्छी बुरी खबर पे जो है वो इन्वेस्टर्स शाये हो जाते हैं, लेकिन लोकल इन्वेस्टर्स जो है वो अपनी जगह खड़े रहते हैं, उनके पास होल्डिंग पावर होता है, उनके पास पेशेंस होता है और वो मुल्क को ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं या समझ सकते हैं बजाय इसके कि फॉरेन इन्वेस्टर के। बिल्कुल, वो समझ सकते हैं कि ये उतार चढ़ाव आर्जी होते हैं, चाहे वो सियासी मामलात में हो या वैसे भी, और इसका कारोबार पे असर पड़ेगा। अहमद साहब, पाकिस्तान में सरमायाकारी से ज़्यादा हम देखते हैं, ज़रा ग्रास रूट लेवल पे जाएं तो कमेटियां डालने का रुझान ज़्यादा है, यानी आप इन्वेस्ट नहीं करते, आप कमेटियां डालते हैं। ज़रा ये बताइएगा कि ये जो कमेटियां डालने वाले हैं, यही पैसा अगर किसी अच्छी कंपनी के शेयर्स के में लगाते हैं तो चंद सालों के बाद कमेटी के मुकाबले में कितना उन्हें फ़ायदा हो सकता है? देखिए, ट्रेडिशनली हमारा जो डिविडेंड यील्ड है वो 8-9% है एवरेज और हमारा कैपिटल यील्ड 17-18% है। तो इसका मतलब ये हो गया कि टोटल कंबाइंड 27-26% जो है वो हम इसमें ले सकते हैं, जो किसी भी इन्वेस्टमेंट से सबसे ज्यादा बेहतर है। आप पिछले 2-3 साल में देख लें कि गोल्ड और स्टॉक में जो लोगों को रेवेन्यू मिला है वो किसी और सेक्टर में नहीं मिला। तो फिर यही सेक्टर सबसे बेहतर है और मैं समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट शायद गोल्ड से भी इसलिए बेहतर है कि स्टॉक मार्केट में तरक्की की बड़ी गुंजाइश है, मल्टीप्लिकेशन की गुंजाइश है और स्टॉक मार्केट में जो डेप्थ है वो मैं समझता हूँ कि एक पुरकशिश इन्वेस्टमेंट का मौका है और इसको जो है वो लोगों को अवेल करना चाहिए कि आज हमारी मार्केट में अब भी बहुत डेप्थ है। अब भी मैंने पी रेशो की बात की, इसके बाद मैं ये कहता हूँ कि जी हमारी आज 74-75 बिलियन डॉलर की मार्केट है जो किसी जमाने में 96 बिलियन डॉलर की होती थी। तो इसका मतलब ये कि मार्केट में बहुत डेप्थ है, आज भी मार्केट जो है वो यहाँ से ऊपर जाने की सलाहियत रखती है। बिल्कुल अहमद साहब, जिस तरह आपने कहा कि मार्केट ऊपर जाने की सलाहियत भी रखती है और मुनाफा भी मिल सकता है, मौके भी मौजूद हैं, लेकिन हम देखते हैं इसी दौरान सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मिसगाइड भी किया जाता है, बहुत ज़्यादा जो है नॉलेज भी मौजूद है और मिसगाइड भी किया जा रहा है लोगों की जानिब से, और ये लिंक शेयर करें या यहाँ इन्वेस्ट करें, इधर इन्वेस्ट करें, ये कितनी ख़तरनाक बात है कि लोगों को मिसगाइड करके स्टॉक एक्सचेंज की तरफ लाना और फिर उनकी जो जमा पूंजी है वो ज़ाया हो जाना, ये कितना खतरनाक काम है। देखिए, ये तो आपको खुद भी पता है कि स्टॉक मार्केट जो है वो किसी के उस पे नहीं चलती, विंस पे नहीं चलती, मार्केट डायनामिक्स पे चलती है। और जो लोग ये सोशल मीडिया पे इस तरीके की इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं वो सरासर झूठ पे मबनी होती है। सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों को आप फॉलो कर सकते हैं, एक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट, दूसरा SCCP की जो प्रमोशनल वीडियोस होती हैं उसको, और तीसरा मैं समझता हूँ कि जो हमारे ट्रैक होल्डर्स हैं, जो स्टॉक ब्रोकर्स कहलाते हैं, उनकी तरफ से ऑफिशियली अगर कोई बात आए तो ये 3 सेक्टर्स हैं जो ऑथेंटिक होते हैं। बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं कोई पर्सनली इसमें लेकर आता है वो बिल्कुल सही नहीं है। हमारे पास असल में सोशल मीडिया को अंधाधुंध उसकी तकलीद की जाती है ऐसे ही है, बगैर सोचे समझे कि इसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है और लोग उसमें डिसीव होते हैं और ये सैकड़ों की तादाद में सोशल मीडिया पे ये सिलसिला चल रहा होता है। मैं लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, SCCP की और जो ब्रोकर्स हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट को जो है वो फॉलो करें। बाकी किसी वेबसाइट को, किसी टूल को जो है वो मैं समझता हूँ कि हम सिर्फ डिसीव होंगे, हम सिर्फ धोखा खाएंगे और हमें कोई इसमें अच्छा मौका नहीं मिलेगा। सही। अहमद साहब, बहुत से लोग हैं जो कि सूद के डर से मार्केट में नहीं आते। कौन कौन से शरिया कंप्लायंट शेयर्स मौजूद हैं और आम बंदा बेहतर स्टॉक की पहचान कैसे कर सकता है? देखिए, इसकी भी बाकायदा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जिक्र है, SCCP की वेबसाइट पर भी उसका जिक्र है, और जो शरिया कंप्लायंट शेयर्स हैं उनको भी जो है वो उसकी पूरी एक फहरिस्त मौजूद है। लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें सूद के ज़मरे में नहीं जाते वो, और उसमें अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं। हमारे पास बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं स्टॉक एक्सचेंज में भी जो ये काम बड़े आसानी से कर रही हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं। इसी तरह कुछ हमारे ट्रैक होल्डर्स हैं जो टोटल शरिया कंप्लायंट हो गए हैं और उन ट्रैक होल्डर्स को भी जो है के जरिए काम किया जा सकता है। तो हमारी अगर वेबसाइट पे चले जाए और उसमें शरिया कंप्लायंट जो ट्रैक होल्डर्स हैं उसके जरिए अगर काम किया जाए तो मैं समझता हूँ कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका गाइडेड इन्वेस्टमेंट होगा, शरिया के मुताबिक होगा और आप अच्छी तरीके से जो है वो यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। सही। अच्छा अहमद साहब, कुछ कंपनीज शेयर की कीमत बढ़ने के अलावा घर बैठे मुनाफा डिविडेंड भी देती हैं, तो तनख्वाहदार तबके के लिए ग्रोथ शेयर्स बेहतर है या डिविडेंड वाले के लिए? जी अहमद साहब। देखिए, ये तो अब आपकी अपनी है, मैं क्या चीजों का ब्लेंड होना चाहिए कि आपको डिविडेंड भी मिलना चाहिए और आपको कैपिटल ग्रोथ भी होनी चाहिए। तो आप एक वाइज इन्वेस्टमेंट या विजडम यही है कि आप दोनों का एक कॉम्बिनेशन लें जिसमें आपको ना सिर्फ कैपिटल ग्रोथ मिले बल्कि डिविडेंड भी मिले। और मैं समझता हूँ कि ये अच्छा अमर होगा कि लोग इसको इस तरीके से लेके चलें। बाकी हर आदमी या हर इन्वेस्टर अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बनाता है और उसी स्ट्रैटेजी पे वो जो है वो आगे चलता है। अहमद साहब, हमें ये भी बता दीजिएगा, गाइड कीजिएगा आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, अगर किसी ने आज ये सेगमेंट देखते हुए या वैसे भी वो इस पर वर्किंग कर रहा है, अपना पहला शेयर खरीदना हो, तो कौन सी 3 बातें हैं, कौन से 3 असूल हैं जिनको मद्देनज़र रख कर उसे मार्केट में जाना चाहिए, शेयर्स खरीदने चाहिए? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि किसी भी अच्छे ट्रैक होल्डर पे, यहाँ पे 150 के करीब ट्रैक होल्डर्स हैं जो ऑपरेटिव हैं, उनके पास जाहिर है कहीं ना कहीं कोई ताल्लुक होता है। वेबसाइट पे भी जाकर उस ब्रोकर की हिस्ट्री भी देख लें और फिर उनको अप्रोच करें और उनको अप्रोच करने के बाद उनकी मुकम्मल गाइडेंस में जो है वो काम करें। वो हमेशा बेहतर रहता है। अगर उस गाइडेंस के बगैर आप काम करेंगे और किसी की हेयर से पे काम कर लेंगे तो इसमें बहुत सारी कंपनीज हमारे पास लिस्टेड ऐसी भी हैं कि जो ऑपरेटिव नहीं है और जिनके शेयर्स जो है वो मैं समझता हूँ फॉर नो गुड रीजन जो है वो बढ़ रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसको अच्छी तरह रिसर्च कर लें। R&D इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने शुरू में आपसे कहा कि थोड़ा सा पढ़ा लिखा होना जरूरी है कि जो कंपनी अगर चल नहीं रही, ऑपरेटिव नहीं है, पिछले 2-3 साल से इसकी प्रोडक्शन नहीं है और उसके शेयर जो है वो बढ़े जा रहा है, तो फिर मैं समझता हूँ ये हेयर से है, कोई इसकी मैनिपुलेशन कर रहा है और इसको जो है वो मैं समझता हूँ लोग उसमें डिसीव हो रहे हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट करके आपको कोई फायदा नहीं हासिल होगा इन लॉन्गर टर्म्स। सही। बहुत शुक्रिया अहमद चुनाय साहब आपके वक्त का। और जी, जैसे कि अहमद साहब ने भी कहा, समझ कर इन्वेस्ट करें और थोड़ा सा पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी है। स्टडी करना मार्केट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना बड़े स्कैमर्स भी एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर। सैकड़ों हज़ारों लोग होंगे जो आपको इस राह पे चलाते हैं और फिर आप अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं और वो जो पैसे हैं वो फिर लुटा जाते हैं। तो जैसे कि ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं वो मौजूद हैं, वहाँ से आप नॉलेज लें और फिर अपना पैसा इन्वेस्ट करें ताकि आप मुनाफा भी कमा सकें, फ़ायदा भी हासिल कर सकें। अब इतने फ़ायदे की बात हो रही है, थोड़ा सा नुकसान के हवाले से भी मैं अलर्ट कर दूं। 2026 का आगाज़ हम देख रहे हैं, कुछ अच्छे इशारे नहीं दे रहा है। पहले अमेरिका ने वेनेजुएला में कार्रवाई करते हुए सदर मदुरो और उनकी अहलिया की गिरफ्तारी हमने देखा कि सामने आई। अब 2 बड़ी ताकतें जी आमने सामने दिखाई दे रही हैं। अमेरिकी अफवाज ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुबैना तौर पर वेनेजुएला से तेल की गैर कानूनी मुंतकिली की कोशिश नाकाम बना दी है। ट्रंप इंतज़ामिया के मुताबिक 2 तेल बरादर जहाज़ों को कब्ज़े में लेकर उनके अमले को तहवील में ले लिया गया और पहला जहाज़ जिसका नाम हम देख रहे हैं मनीरा है और जिस पर रूस का परचम लहरा रहा है और उसे अमरीकी वफाकी अदालत के वारंट के तहत जब्त किया गया है।
ट्रंप इंतज़ामिया के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ पेट्रोल की गैर कानूनी तिजारत को रोकने और पाबंदियों के नफाज को यकीनी बनाने के लिए की जा रही हैं। अमरीकी फोर्सेस ने एक और जहाज़ MT सोफिया को भी कैरिबियन के पानियों से जब्त किया। हैरत अंगेज़ तौर पर इस जहाज़ पर किसी भी मुल्क का परचम भी मौजूद नहीं था, जिसके बायस इसे मशकूक और खुफिया कार्रवाइयों में मुलव्वस करार दिया जा रहा है। अमरीकी हुकाम का कहना है कि दुनिया के किसी भी समुंदर में पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो नाजरीन, ये आपके वेनेजुएला वाला मामला है और पेट्रोल के हवाले से, तेल के हवाले से जो जंग है वो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर ही जो है उसको तब्दील करती हुई नजर आ रही है। अब जरा पाकिस्तान वापस आते हैं जनाब। पाकिस्तान की अगर बात करें तो PTA ने, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने माली साल 2024-25 के दौरान मुल्क भर में तकरीबन 100 मिलियन मोबाइल फोन्स ब्लॉक किए हैं। इनमें 72 मिलियन जाली फोन्स हैं, जबकि 27 मिलियन क्लोन शुदा या डुप्लीकेट IMEI वाले फोन्स हैं और 8,68,000 चोरी शुदा या गुमशुदा डिवाइसेस शामिल हैं। PTA की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक डिवाइस आइडेंटिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन और ब्लॉकिंग सिस्टम DIRBS ने मोबाइल फ़ोन के इंतज़ाम में इनकलाब बर्पा किया है, जिससे गैर मयारी फ़ोन्स की दरामद कम हुई, सारिफीन के हुकूक महफूज हुए और हुकूमत के टैक्स महसूलात में भी इजाफा हुआ है। और रिपोर्ट में मज़ीद बताया गया कि 2021 में मुतारिफ कराए गए कवानीन ने स्मगलिंग और गैर कानूनी मैन्युफैक्चरिंग रोकने में मदद दी और 2019 से अब तक रजिस्ट्रेशन फ़ीस से 83 अरब रुपए से ज़ायद रेवेन्यू जमा किया जा चुका है। PTA के मुताबिक साल 2025 तक पाकिस्तानी नेटवर्क्स पर फ़ाल 95% से ज़ायद मोबाइल फ़ोन्स मकामी सतह पर तैयार करदा थे, जिनमें स्मार्टफोन्स का तनासुब 68% है। और हुकाम का ये भी कहना है कि इस सिस्टम के तसलसल ने मुल्क में महफूज और शफाफ डिजिटल माहौल कायम किया है और पाकिस्तान को आलमी मोबाइल वैल्यू चेन का अहम हिस्सा बनाने में मदद दी है। तो अच्छी बात है, वैसे ये तो ब्लॉक कर अच्छी बात है। ये जो चोरी शुदा है, आप कंप्लेन करें और आपका जो फ़ोन है वो और भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, जहाँ पे भी आगे बेचेगा ब्लॉक हो जाएगा। PTA के हवाले से जनाब आपको पता ही है, यूसुफ रज़ा गिलानी के जो साहबजादे हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। वो कोशिशें कर रहे हैं कि जनाब जो PTA फ़ोन्स पे उसको किसी तरीके से कम करवाया जाए। इतने महंगे महंगे फ़ोन लेकर फिर भी बेचारे साथ डिवाइसेस लेके घूमते, किसी तरह मोबाइल का इस्तेमाल हो जाए, कितना मुश्किल और काम है। देखे ना, जब 2-2 लाख रुपए का PTA है तो फिर लोग कोई ना कोई तरीके तो निकाल रहे होते हैं। गुर्दे, फेफड़े, जिगर भी बेच देना, कुछ नहीं होने वाला। इसी डर से लोग अपग्रेडेशन की तरफ नहीं जा रहे कि भाई किस तरह से जाएं, PTA अलग है, फ़ोन की कीमत अलग है। तो ये सारे मसाइल तो जनाब अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन PTA अच्छा काम कर रहा है। चले ये तो अच्छा काम कर ही रहा है। कराची में कुछ अच्छा काम नहीं हो रहा, मैं आपको बता रही हूँ। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि रवां साल के सिर्फ पहले 5 दिनों में 850 अफराद को कुत्ते ने काटा है। मतलब सोचने की बात है। और इंडस अस्पताल कोरंगी में सिर्फ 5 दिनों में 300 नए हम देख रहे हैं कि डॉग बाइट्स के केसेस सामने आए हैं, जबकि सिविल और जिना अस्पताल में भी कुत्ते के काटने के 300 से ज़ायद केसेस सामने आए हैं। इतने ज़्यादा कुत्ते कराची में और इंसानों को काट रहे हैं, तो इंतज़ामिया क्या कर रही हो जाए। इंचार्ज डॉग बाइट क्लिनिक डॉक्टर आफ्ताब गौहर के मुताबिक ज़्यादातर केसेस कोरंगी, हब चौकी, बल्दिया, लांढी और गडाब से रिपोर्ट हुए। इंडस अस्पताल में एक 41 साल शख्स को कुत्ते के काटने के बाद इन्फेक्शन बढ़ने की वजह से अपनी उंगली काटना पड़ी। डॉक्टर्स ने खबरदार किया कि रेबीज की अलामत जाहिर होने के बाद ये बीमारी तकरीबन हमेशा जानलेवा साबित होती है और शहरियों से अपील की गई है कि कुत्ते के काटने की सूरत में फ़ौरन तिब्बी इमदाद लें और वैक्सीन लगवाएं। ये सारी हिदायत लोगों के लिए तो हैं, लेकिन इंतज़ामिया को भी चाहिए कि वो इन कुत्तों का कोई बंदोबस्त करे और जो लोग हैं उनकी ज़िंदगियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। वैसे भी वो बहुत सारे मसाइल से बेचारे दो चार। कराची में तो इतने मसाइल हैं, कोई एक मसला निकाले ना तो 10 मसले निकलते हैं। और अब ये कुत्ते के काटने के वाक़यात में इतना इजाफा हो रहा है, हम पहले भी थे और आज फिर इतने ज़्यादा वाक़यात हो गए कि दोबारा डिस्कशन करनी पड़ी। तब भी इंतज़ामिया हरकत में नहीं थी, अब भी नहीं थी। खुदा का वास्ता ये प्रोग्राम देख और फिर जब कोई एक्शन होना शुरू होता है ना, तो फिर जो NGOs हैं कुछ जो कि बाहर से भी जिन्हें फंडिंग हो रही होती है, वो भी एक्टिव हो जाती हैं कि जनाब बेजुबानों को आप यूँ कर रहे हैं या ऐसे कर रहे हैं, आप उन्हें मार रहे हैं। भाईजान, इंसानी जिंदगियां जो है वो ज्यादा मुकद्दम है। चले मारे ना, कोई और हल जो है वो मिल बैठ के आप तजवीज़ कर दें, आप बता दें कि इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। लोगों की जिंदगियां जो महफूज बनाना है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। और प्रोग्राम में जी अब बहुत ही इंटरेस्टिंग मौजू अगेन नींद के हवाले से। नींद सिर्फ जी आराम का नाम नहीं है, ये जिस्म की मुरम्मत,
बॉडी हीलिंग, दिमाग के सुकून और सेहत की बहाली का अमल है। और आज का इंसान सोता तो है मगर जागता दर्द, थकन और बेचैनी के साथ है। गलत तकिया, नामुनासिब मैट्रेस और सोने की गलत पोजीशंस खामोशी से गर्दन, कमर और नींद तीनों को नुकसान पहुंचाती हैं और हमें आइडिया ही नहीं होता इस हवाले से। तो सवाल यही है कि पुरसुकून नींद मुमकिन कैसे है और बेख्वाबी की असल वजह कहाँ पर है? कौन सा तकिया वाकई दुरुस्त है? मैट्रेस किस तरह का होना चाहिए? सख्त होना चाहिए, नरम होना चाहिए? इन तमाम सवालात का साइंसी और अमली तज्जिया करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं फिजियोथेरेपिस्ट सलमान फिरोज साहब। सलमान साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू। ये बताइएगा कि इंसोम्निया, बेख्वाबी की बुनियादी वजूहात आप क्या देखते हैं और क्या आरामदेह और गहरी नींद के बुनियादी असूल हैं, ज़रा वो वज़ा कर दें ताकि हर बंदा उस पर अमल करके डीप स्लीप ले सके। अच्छा, सबसे पहले नींद हमारे सारे दिन का वो वाहिद टाइम है जिसके अंदर हमारा जिस्म खुद को रिपेयर करता है, हमारा दिमाग खुद को डिटॉक्स करता है और रिपेयर करता है। यानी कि अगर आपको नींद ठीक नहीं आ रही, आपका अगला दिन तो ख़राब गुजरेगा, आपकी सोचने समझने की सलाहियत तो मुतासिर होगी, इसके अलावा आपका ओवरऑल जिस्म बड़ा मुतासिर होता है। आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बीमारियों के रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं। नींद का बेहतर होना आपकी सेहतमंद होने की सबसे पहली निशानी है। अब लोग आम गलती क्या करते हैं कि हमारी जो नींद का जिस टाइम नींद को बेहतर करने वाला हार्मोन स्क्रीट होना है जिसको मेलाटोनिन कहते हैं, उस टाइम हम जागे होते हैं। अच्छा। और हम सोते हैं रात 2-3 बजे जाके, जब हमें नींद आती है तब तक वो आपकी गहरी नींद, डीप स्लीप जिसको कहते हैं, वो नहीं आती। अच्छा। अब सबसे पहले तो हमने अगर स्लीप हाइजीन इसको अगर हम कहें तो स्लीप हाइजीन को बेहतर करने के लिए सबसे पहला असूल ये है कि आपने अपने उठने का टाइम फिक्स करना है। अगर आपके उठने का टाइम फिक्स नहीं है तो आपकी नींद आपके सही टाइम पे नहीं आएगी। मतलब मैं अपने मरीजों को एडवाइस करता हूँ जो दवाइयाँ खा रहे हैं, जिनको नींद नहीं सही टाइम पे आ रही, मैं कहता हूँ कि आप फजर के टाइम उठें और फजर के बाद आपने नहीं सोना। जो पावर नैप का कॉन्सेप्ट है ये उन लोगों के लिए जिनको नींद का कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आपको नींद खराब रहती है, रात को सही टाइम पे नींद नहीं आती, तो आपकी पावर नैप सारे आपके लिए मसले दूर हो जाएंगे कि मोहब्बत की वजह से नींद नहीं आ रही, इस वजह से नहीं आ रही, वो सारे प्रॉब्लम्स दूर। एक तो आप सुबह उठने का टाइम फिक्स करें। सुबह जब हम उठते हैं, उठते साथ अगर रोशनी हमारी आंखों के जरिए ब्रेन को स्टिमुलेट करती है तो होता ही है कि हमारे जिस्म के अंदर एक हार्मोन है जिसको कोर्टिसोल कहते हैं। ये स्ट्रेस हार्मोन है, हमें जिस्म सारे दिन के लिए अलर्ट करता है। अगर सुबह कोर्टिसोल फर्ज करें 6 बजे के टाइम पे निकल आएगा, ठीक 16 घंटे बाद रात 10 बजे मेलाटोनिन हार्मोन जो कि आपकी नींद को इंड्यूस करेगा, वो हार्मोन निकलेगा। अच्छा। अब हम सुबह उठ ही 12 बजे रहे हैं तो मेलाटोनिन के निकलने का टाइम तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी का भी पूरा क्लॉक, हार्मोन भी कंफ्यूज किए हमें, हार्मोन हमने कंफ्यूज किए हैं। ओके। अच्छा, अब एक तो आपने उठने का टाइम फिक्स करना है। अब वो लोग जो कहते हैं कि हमें तो नींद ही नहीं आती, हम तो रात 3-3 बजे तक जागे रहते हैं, कोई मसला नहीं। अब रात 4 बजे तक जागे, 3 बजे तक जागे, लेकिन फजर के टाइम उठें, फजर से इशराक तक आपने वॉक करनी है, उसके बाद नहीं सोना। ठीक। एक दिन नहीं सोएंगे, दूसरे दिन नहीं सोएंगे, तीसरे दिन आप रात 8 बजे ऐसे दीवार पर टक्कर मारेंगे कि मुझे नींद आ रही है, खुद ब खुद नींद आएगी। लेकिन ये साइकिल को रिपेयर करने के लिए 3 दिन का आपको टाइम चाहिए कि उठने का टाइम फिक्स करें रात को। बेड का सही होना, तकिए का सही होना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले इसके अंदर ये मोटा मोटा एक असूल समझ लें कि अगर आपका वजन ज्यादा है, आप ज्यादा बल्की हैं, हेल्दी हैं, तो आपके लिए जो हेल्दी, वैसे वजन लफ्ज इसके लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, अगर आपका वजन ज्यादा है तो आपका गद्दा हार्ड होना चाहिए। अच्छा। आप हार्ड मैटर्स पे सो सकते हैं ताकि वजन उस पे हाँ, उस पे आप तक बॉडी उसे बर्दाश्त कर सके ना, फर्मनेस बेहतर है। लेकिन अगर आपका वजन कम है, आप दुबले पतले हैं, आपको नरम गद्दा सूट करेगा। सही। अच्छा, अब ये जो स्प्रिंग मैट्रेसेस होते हैं ये हमारे लिए नहीं होते। अच्छा। हमारे एक उस्ताद है, वो कहते हैं कि अगर आपकी किसी के साथ दुश्मनी है ना तो उसे तोहफे में स्प्रिंग मैट्रेस दे दो, आहिस्ता आहिस्ता बीमार हो के वो आपका मरीज बन जाएगा। तो जो स्प्रिंग मैट्रेस है, इससे ऐसा क्या नुकसान होगा? ये इतने बिक रहे हैं, कंपनी तो इतना उसको महंगा होता है और कॉस्टली है, हर चीज है, कंफर्टेबल बहुत ज्यादा है, लेकिन वोबली है। इसके ऊपर आप लेटते हैं, स्टेबल नहीं होता। हमें लेटने के लिए फर्म और स्टेबल सरफेस चाहिए जी। जब स्प्रिंग मैटर्स पे लेटते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपका प्रेशर बैलेंस करने के लिए उसकी स्प्रिंग की फर्मनेस वगैरह चेंज होती रहती है, तो वो आप एक इम्बैलेंस सरफेस पे लेटते हैं। कंपनी ने तो स्प्रिंग के साथ साथ फोम भी ऐड किया हुआ है, कुछ इस तरह के भी हैं, कुछ स्प्रिंग वाले हैं और कुछ स्प्रिंग के साथ फोम वाले भी हैं। इस तरह की चीजें भी बेची जा रही हैं। हर वो मैट्रेस जिसके अंदर स्प्रिंग मौजूद है वो आपको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, वो नुकसानदेह है, चाहे वो कॉस्टली है, चाहे और सिर्फ सिंपल आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, हार्ड और सॉफ्ट, अपने वजन के मुताबिक। इसके अलावा वो लोग जो चारपाई पे सोते हैं, अब चारपाई जो है, अगर तो आपको शुरू से आदत है चारपाई पे सोने की, फिर आप सो सकते हैं। लेकिन अगर आपने फौरन चारपाई पे सोना है या वैसे ही किसी को हल्का फुल्का
कमर में मसला होता है उसको कहते हैं जी चारपाई पे सो जाओ। सो चारपाई हमारे सोने के लिए नुकसानदेह होती है। उसकी वजह ये होती है कि सेम जो स्प्रिंग मैटर्स वाला फिनोमेना है कि वो वोबली रहता है। चारपाई पे जब हम लेटते हैं तो उसके अंदर नेचुरल लचक होती है, हार्ड होती है, आपका जैसे ऊपर वजन डलता है उसमें लचक आ जाती है, जिसकी वजह से आपकी कमर, अगर आप उस पर सीधे लेटे हैं तो आप हल्के से ऐसे फ्लेक्स पोजीशन पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी कमर में नुकसान होता है। और अगर आप चारपाई पे, लोगों को जो आदत होती है कि आपने सुबह उठे हैं तो कुछ देर बैठते हैं, तो जब आप बैठेंगे चारपाई पे पाँव लटका के या वैसे भी ऊपर आलती पालती बना के, तो आपकी कमर में फ्लेक्शन आधे आप पीछे झुके होते हैं और वो ये और फिर कमर का नुकसान होगा, जिसकी वजह से चारपाई सख्ती से मना है। और हम ये भी बात करते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं फर्श पे लेट जाओ अगर कमर में बहुत दर्द, तो फर्श पे लेटने वाले भी थोड़ी मिसकंसेप्शन है, वो भी क्लियर कर। जमीन पे लेटा जा सकता है, लेकिन उन लोगों के लिए जिनको आदत है लेटने की, जो ऑलरेडी शुरू से लेट रहे हैं वो जमीन पे लेट सकते हैं। लेकिन जिन लोग, मसला यहाँ आता है कि जिन लोगों को कमर में दर्द होती है, ये कोई मसला होता है दर्द से रिलेटेड, उनको कहा जाता है जमीन पे लेटना। जमीन पे। अब अगर किसी ने बेड पे लेटना है ना, तो उसको बेड पे ऐसे बैठेगा, लेट जाएगा जी। लेकिन अगर किसी ने जमीन पे लेटना है, वो पहले आराम से नीचे होगा, फिर नीचे से लेटेगा, फिर नीचे से उठेगा, तो ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। इस डिस्टेंस को कवर करने में कमर में चुक पड़ना, दर्द निकलना, ऑलरेडी अगर आपको दर्द है तो मसला हो सकता है। तो कोशिश करें, अगर तो आपको आदत है, वैसे सबसे बेस्ट यही है कि जमीन पे गद्दा बिछा के लेटें अगर आपको आदत है तो। लेकिन अगर आपको आदत, आप ये नई आदत डालने के चक्करों में, नई दर्दें निकालने के चक्कर में ना पड़ जाएं। अच्छा सलमान साहब, ये तो चले हो गया गद्दे के हवाले से, तकिए की तरफ आते हैं। तकिए कुछ लोग पहाड़ बना लेते हैं और यूं उस पर जनाब सर रख के सोते हैं, और फिर सुबह उठते हैं तो जनाब ना गर्दन इधर सलाम फेर सकती है ना इधर फेर सकती है, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होता है। फिर 2-2 3-3 दिन थेरेपीज करवाते रहते हैं। बल पड़ना, बल पड़ना, एक तो एक्सरसाइज उसके लिए बता दें कोई आसान सी, कि अगर मामूली है तो आप खुद भी उसे ठीक कर सकते हैं, और रेकमेंड करें कि तकिया किस तरह का होना चाहिए। या फिर वही नुस्खा है कि इसका ध्यान कहीं और लगाओ और फिर गर्दन को ऐसे मोड़ दे। ऐसे भी घर में करते हैं कुछ लोग। अच्छा, ये वैसे बड़ा रिस्की होता है, ये करना नहीं चाहिए। ये मेरे भाई अक्सर ऐसा करते हैं, ध्यान उधर करो, गर्दन मोड़ दे, फिर गर्दन वापस सीधी ना हो। गर्दन वापस सीधी ना। अच्छा, इसके अंदर ना सीधा असूल ये है कि अगर तो आपने करना ये होता है कि तकिया आपका इतना सख्त ना हो ना इतना नरम हो। आपका अगर करवट लेके, फर्ज करें, ज़ूम करें मैं करवट लेके सोया जी, तकिया इतना बारीक नहीं होना चाहिए कि मेरा सिर नीचे हो जाए। सही। तकिया इतना मोटा नहीं होना चाहिए कि मेरा सिर ऐसे हो जाए, यहाँ हो जाए, ठीक है। करवट लेके अगर लेटे हैं, तकिया इतना मोटा होना चाहिए कि, और इतना नरम होना चाहिए कि आपका सिर न्यूट्रल स्पाइन रहे, और अगर आप सीधे भी लेटे हैं तो आपका सर ऐसे ना हो। अच्छा, अब इसके लिए जो सीधा सीधा सा रूल है वो ये है कि 4 से 6 इंच का तकिया हो और हो नरम तकिया, ताकि उसके ऊपर वजन डले। तो यानी कि इतना मोटा तकिया होना चाहिए 4 से 6 इंच का, लेकिन नरम होना चाहिए। जितना ज्यादा नरम होगा उतना आप अपनी गर्दन के लिहाज से लेंगे। अगर आपको अक्सर बल वगैरह पड़ते हैं तो वो इस चीज की निशानी है कि आपके सोने का पोस्चर ठीक नहीं है। सोने से पहले आप मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, गर्दन इस तरह झुका के, जिसकी वजह से गर्दन के पीछे के मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं और आपको बल डलता है, बल पड़ता है। अब इसमें यह है कि अगर आप रात को सोने से पहले ये गर्दन के मसल्स को ट्रेन करने का भी बताएं। हाँ, अब इसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले तो रात सोने से पहले अगर आपको बल पड़ता है या नहीं पड़ता, ये 2 काम आपने लाजमी करना है। आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के हाथ इस तरह पकड़ लेने, हाथों में ऐसे हाथ डाल लेने। अब आपका हाथ जो है ना, ये चिन्ह के नीचे होने चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए। अब आपने क्या करना है, जरूरी है, आपने राइट साइड पे गर्दन को मूव करना है, ओके, और बाजुओं को लेफ्ट साइड पे मूव करना है। ये अब आप मुंह, चेहरे को राइट साइड पे मूव करें, ठीक, राइट साइड, और बाजुओं को लेफ्ट साइड पे मूव करें। अच्छा, यस, बिल्कुल वो आ रहा है, वहीं पे आ रहा है, उस जगह पे खिंचाओ। अब ऑपोजिट साइड पे ये, ठीक है। अच्छा, ये आप बैठ के भी कर सकते हैं, ये आप लेट के भी कर सकते हैं, और इसको पावर से नहीं खींचना, बस हल्का सा इसमें नॉर्मल रखना है ताकि शोल्डर ब्लेड थोड़े से टाइट रहे। एक तो ये एक्सरसाइज है, ये आपने सोने से पहले 1-2 मिनट के लिए कर लेनी है ताकि आपके शोल्डर ब्लेड के मसल एक्टिव रहे, गर्दन में ब्लड फ्लो बेहतर और ठीक रहे। दूसरे नंबर पे आपने कोशिश करनी है कि गर्दन का जो ये पीछे वाला हिस्सा होता है ना, ये यहाँ हमारा ब्रेन स्टेम होता है, यहाँ के मसल्स की टाइटनेस की वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, और यहाँ के यहीं से नर्व सप्लाई जो निकल रही है वो आपके वाइटल ऑर्गन्स, दिल, आपके लीवर, ये सारी जगहों पे वाइटल ऑर्गन्स में यहाँ से नर्व जा रही है, तो इनका नरम होना बड़ा जरूरी है। इसके लिए तरीकाकार क्या है, मैं वैसे खड़े होकर दिखा दूं आपको। अच्छा, आपने क्या करना है कि उंगलियां इस तरह 2 बना लें, गर्दन के पीछे इस साइड पे, खोपड़ी के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में ऐसे उंगलियां घुसानी है हल्की सी, और इसको हल्का हल्का से ऐसे मसाज करके आगे की तरफ लेके आना है। ठीक। अच्छा, और ये मसाज करते वक्त आपने अपनी आंखें बंद रखनी है, और नाक से गहरे गहरे सांस लेने। अब इसका फायदा ये होगा कि एक तो आपका नर्वस सिस्टम फौरी तौर पर रिलैक्स हो जाएगा, ब्रेन स्टेम के आसपास जो टेंशन, टाइटनेस है, वो स्टिफनेस कमी की तरफ आएगी, और ये बहुत ही ज्यादा सूदिंग होता है। और सबसे जरूरी चीज जो आजकल की आदत है वो ये है कि रात सोने से पहले रील्स देखते देखते, स्क्रॉल करते करते, जब तक मोबाइल
आंख बंद होने से मुंह पे नहीं गिरता तब तक हम नहीं सोते। अब इसमें हल ये करें कि आपने, रिसर्च ये कहती है कि अगर आपको रात 11 से लेके 1 बजे के दरमियान अगर आपका स्क्रीन एक्सपोजर है, मतलब ये जो मोबाइल से जो ब्लू रेज आपकी आंखों के जरिए दिमाग को स्टिमुलेट कर रही होती हैं, एक तो ये आपकी नींद डिस्टर्ब करती हैं और इसकी वजह से आप में स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी के सिम्टम्स बढ़ते हैं। तो कोशिश करें रात के टाइम मोबाइल की स्क्रीन को ऑफ करें, मोबाइल से थोड़ा सा अवॉइड करें, सोने से कम 2 घंटे पहले स्क्रीन का इस्तेमाल ना करें, ताकि आपकी नींद अच्छी होगी तो आपकी सेहत बेहतर। स्पाइन का बताएं जी, स्पाइन के लिए भी कोई एक्सरसाइजेस हमें बताएं, कंप्लीट स्पाइन के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हैं जो करनी चाहिए हमें? अच्छा, इसमें ये है कि अगर तो हम नींद के हवाले से देख रहे हैं ना कि लोगों की नींद डिस्टर्ब होती है, स्पाइन की स्टिफनेस, टांगों की स्टिफनेस, टाइटनेस की वजह से, तो एक ऐसी एक्सरसाइज है जो मैं अपने मरीजों को रिकमेंड करता हूँ सोने से पहले। 2 ये मैंने बताई हैं आपको जी, एक और बड़ी इफेक्टिव है। ये तीनों आपने रूटीन का हिस्सा बनाए, आपकी जो टांगों की बेचैनी, कमर का कड़ाव, इस सारों के मसले से आपको हल मिलेगा। मैं ये यूज कर सकता हूँ जी, प्लीज। अच्छा, अब इसमें ये एक्सरसाइज है बैठ के करने वाली। अच्छा, इसके अंदर आपने ये करना है कि अपने ही बेड के पास जमीन पे इस तरह बैठ जाना है। अब आपने अपने पाँव इस तरह खोल लेने, मैक्सिमम जितने आप आसानी से खोल सकते हैं। ठीक है, कंफर्टेबल, आपने ढीले ढाले कपड़े पहने होंगे, पाँव खोल लेंगे। अगर तो आपके कोशिश करने हैं कि घुटने सीधे रहें, अगर तो आपकी कमर मजबूत है तो आप बैठ सकते हैं, अगर आपकी कमर मजबूत नहीं है तो आप हाथ इस तरह भी रख सकते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करके ये हो जाएगा। इधर हमने करना क्या है कि सबसे पहले तो एक टांग की तरफ आगे की तरफ आना है। खिंचाव कहाँ आ रहा है? पाँवों के नीचे से लेके मेरे हिप तक खिंचाव, हैमस्ट्रिंग तक, और कमर के मसल में खिंचाव आ रहा है। इस तरह आगे को झुकना है। फिर यही चीज आपने दूसरी साइड पे करनी है। 1 मिनट राइट साइड पे करनी है, 1 मिनट लेफ्ट साइड पे करनी है। एक दफा में नहीं कर सकते, आप रुक रुक के कर लें। लेकिन इसका फायदा ये हो रहा है, टांगों के नीचे ब्लड फ्लो बढ़ेगा। टांगों के नीचे अगर जो आपके बेचैनी रहती है, रात को पाँव हिलाते रहते हैं, कमर से लेके गर्दन से लेके टांगों तक के सारे मसल में खिंचाव आता है और आपकी नींद कंफर्टेबल होगी। आपको कम से कम 2 से 3 मिनट इस पोजीशन में रहना है, 1 मिनट राइट, 1 मिनट लेफ्ट और सीधे। इससे आपकी ओवरऑल स्पाइन की हेल्थ बेहतर होगी। लेकिन अगर आप 3 दिन ये रेगुलर कर लेंगे, आपकी नींद ऑटोमेटिकली बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएगी। जबरदस्त। सलमान, हम ये देखते हैं तो आपने हमें एक्सरसाइजेस बता दी। अब एक्सरसाइज भी बाज लोग कर रहे होते हैं लेकिन डाइट अच्छी नहीं होती। डाइट उस तरह से हम रात में क्रेविंग्स हो रही हैं, खा भी रहे हैं, जाग भी रहे हैं, कौन सी चीज़ ऐसी आप खा लेते हैं जिसकी वजह से नींद भी नहीं आती रात में? अच्छा, इसमें ये है कि कुछ चीज़ें होती हैं, ड्यूरेटिक्स होती हैं, जिसकी वजह से आपका रात में इस्तेमाल करके बार बार पेशाब आता है। जिसमें हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह अगर रात को पियेंगे, ज़्यादा मीठी चीज़ें अगर रात को खाएंगे, जंक वगैरह, इसके अलावा अगर आप ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें रात को खाएंगे, इसकी वजह से होगा ये कि जब इनके कैफीन का विड्रॉल होगा या जो मीठा जब आपके ब्लड स्ट्रीम में बढ़ेगा तो आपको बार बार पेशाब आएगा। और रात को अगर 2 बार से ज़्यादा पेशाब की वजह से आपकी आंख खुलती है तो ये कंडीशन बन जाती है नेक्टूरिया। अगर आपको नेक्टूरिया है तो आपको 200% मोटे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद 49% आपको शुगर के और 39% आपको ब्लड प्रेशर के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि सिर्फ रात को बार बार पेशाब आ रहा है और नींद वैसे भी डिस्टर्ब। इसका हल ये है कि आपने रात का खाने का टाइम, जैसे आपने जागने का टाइम फिक्स किया ना, रात के खाने का टाइम फिक्स करें। वो ये है कि मगरिब से इशा के दरमियान खाएं, उसके बाद ना खाएं। अब उसके बाद आपने अगर 10 बजे 11 बजे तक सो जाएंगे तो ठीक है, लेकिन अगर आपने जागना ही 3 बजे तक है तो ऑटोमेटिकली क्रेविंग होगी। भूख लगनी है। यस, इसलिए। अच्छा सलमान साहब, फिर ये भी बताएं कि मार्केट में मार्केटिंग के और बहुत सारे तरीकेकार, मेडिकेटेड के नाम पे बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ मैट्रेस भी हैं, फिर उसके अलावा पिलोज भी हैं, शूज़ भी हैं, तो आप भी क्या, नेक के लिए भी हैं इस तरह की चीज़ें, तो आप लोग भी ये रेकमेंड करते हैं अपने जो भी पेशेंट्स आपके पास आते हैं? इसमें ये है कि जो मेडिकेटेड पिलोज है ना, स्पेसिफिकली सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो होता ये है कि मेडिकेटेड पिलो उन लोगों के लिए है जिनको गर्दन का मसला नहीं है और वो चाहते हैं उन्हें फ्यूचर में गर्दन का मसला ना हो, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी गर्दन में दर्द है, मेडिकेटेड पिलो पे लेटेंगे या उससे परचेज करेंगे तो वो आपकी परचेजिंग जाया जाएगी, क्योंकि आपकी गर्दन उसमें सेट ही नहीं होती। मेडिकेटेड पिलो किस तरह आपकी गर्दन को महफूज रखती है? उसमें यह है कि आपका ना जो गर्दन का खम है ना, अगर आप सीधा लेट रहे हैं, आम पिलो अगर इतना नरम नहीं है तो ये जो सर वाला हिस्सा मोटा होता है, इस पे दबाव पड़ेगा। ये गर्दन हिस्से नरम होती है, इस पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो जो मेडिकेटेड पिलो उन्होंने डिजाइन इस तरह किया होता है, तो उसमें मेमोरी फोम होता है, वो यहाँ से ऊंचा, यहाँ से बारीक, आपका सर पूरा इस पे आ जाता है। लेकिन टेक्निकली पिलो मेडिकेटेड वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो समझते हैं कि मुझे गर्दन में मसला हो रहा है, मुझे ये लेना चाहिए, और वो लेते हैं और वो उनका जाया हो जाता है। हमारे क्लिनिक में कई मरीज आते हैं, डॉक्टर साहब तुसी ना किसी और दे दियो, साडा तो इस्तेमाल नहीं होता। इस्तेमाल नहीं होता उनका ना, क्योंकि ये बना किनके लिए है, जिनको ऑलरेडी गर्दन में दर्द नहीं है। जिनको एक दफा दर्द शुरू हो जाएगी उनको ये सूट नहीं करेगा। इसके अलावा जो मेडिकेटेड गद्दा है, ब्रांडिंग के नाम पे तो हम कुछ भी बेच सकते हैं, लेकिन जो मेडिकेटेड गद्दा है, मैं अपने मरीजों को एडवाइस करता हूँ, यही वाला उन्हें फार्मूला बताता हूँ, अगर आपका वजन ज्यादा है आप हार्ड लें, अगर आपका वजन कम है तो आप नरम लें। फिर भी जाके आपने जहाँ से लेना है शोरूम पे जाके उस पर बैठ के 5-7 मिनट चेक करके देखें कि आया कि इसमें नींद सही आ रही है कि
कि नहीं? कई लोग इतने महंगे महंगे मेडिकेटेड गद्दे ले लेते हैं और जैसे रात को बेड के ऊपर आते हैं, घुटने ऊपर जैसे टच करते हैं, कहते हैं हमें तो ऐसा लगा जैसे जमीन में मारा है। सलमान, ये ना वैसे टॉपिक से तो रेलेवेंट नहीं है, बच्चों के लिए वो जो चावल भर के पिलो बनाए होते हैं, वो बच्चों का सर बनता है उससे। अच्छा, इसमें ये ना एक लंबी डिबेट है। अच्छा, बनता भी है, फायदा होता है उसका, वो रखना चाहिए पिलो आपको ना बच्चों का सर को, ताकि वो उसका बैलेंस बेहतर है। लेकिन गलती माएँ ये करते हैं, कई दफा बच्चों का सर दबा दबा के उनकी क्रेनियल नाक मोटा तो नाक दबा रही होती है। हम पूरा सेगमेंट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो बड़ों का तो कर लिया, अब हम बच्चों के हवाले से भी आपसे इंफॉर्मेशन लेंगे। बहुत शुक्रिया सलमान, आपके वक्त और जब भी आप आते हैं एक्सरसाइजेस बताते हैं और ऐसी चीजें बताते हैं, हाँ, और खुद करके भी दिखाते हैं इतने अच्छे तरीके से, परफेक्टली। तो यकीनन आप लोग अगर इस पर अमल करेंगे तो आपको फायदा भी होगा लॉन्ग टर्म में। और आप ये जो छोटी मोटी तकलीफ होती हैं, आप इनसे जनाब बचे रहेंगे, डॉक्टर के पास जाने की छोटी मोटी गलतियां भी करते हैं, रात में मत खाएं और टाइम पे सो जाएं, मोबाइल का इस्तेमाल ना करें तो नींद भी आएगी और आपका जो स्लीप साइकिल है वो भी बहुत अच्छे से ठीक भी हो जाएगा। तो इस पर अमल करना है। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, और आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी खबर भी है और खुशखबरी भी है। नज़र के चश्मे लगाने वालों के लिए देखने में आसान और आम लगने वाले चश्मे अब ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे हैं, जो खुदकार तौर पर करीब या दूर की नज़र के लिए एडजस्ट हो जाते हैं। वाह! फिनलैंड की कंपनी IXI की ये नए चश्मे आई ट्रैकिंग सेंसर और हम देखते हैं कि इससे और मज़ीद टेक्नोलॉजी जैसे लिक्विड क्रिस्टल्स भी हैं इसके अंदर, जो आंखों की हरकत के मुताबिक लेंसेज को रियल टाइम में बदलते हैं। टेक्नोलॉजी अगर देखें तो ये रिवायती बाइफोकल लेंसेज से कई गुना बेहतर है, क्योंकि एक ही चश्मा दूर, दरमियानी और करीब की नज़र के लिए काफ़ी होगा। तो ऑल इन वन है। ये नए चश्मे सिर्फ 22 ग्राम के हैं, लेकिन इनमें मौजूद जदीद क्रिस्टल्स और सेंसर्स इन्हें इनकलाबी बना देते हैं। चश्मे आंखों की हरकत को ट्रैक करते हैं और लेंस में रोशनी के गुजरने को खुदकार तौर पर एडजस्ट करते हैं। अलबत्ता कंपनी के मुताबिक ये चश्मे अभी तैयारी के मराहिल में हैं, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए कीमत और मार्केट पे आने की तारीख कंपनी की तरफ से अभी नहीं बताई गई। लेकिन जब ये आएंगे तो ऑब्वियस बहुत ज़बरदस्त होंगे और लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सहूलत भी हो जाएगी। आपके लिए भी जनाब सहूलत है। पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन पर नज़र डालिए कि जहाँ पे इसके स्पीकर्स हैं या जहाँ से आपको आवाज़ आती है, हाँ, तो ये गंदे तो नहीं है। तो मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन की सफाई अब मज़ीद आसान और महफूज है। अक्सर सारिफीन के फ़ोन स्पीकर, एयरपीस और चार्जिंग पोर्ट में मट्टी और गर्द जमा होने की वजह से मुतासर होते हैं, जिससे आवाज़ और चार्जिंग में भी मसाइल पैदा होते हैं। और अब मार्केट में दस्तयाब पुटी क्लीनर बज़ाहिर मिट्टी जैसा दिखाई देता है, लेकिन ये फ़ोन के हसास और तंग हिस्सों से भी गर्दो गुबार को निकालने की सलाहियत रखता है, जिससे फ़ोन दोबारा साफ और आपको नया जैसा महसूस होता है और आवाज़ भी क्लियर हो जाती है। और इसका बहुत ज़्यादा आसान है। पुट्टी के छोटे टुकड़े को हल्के हाथों से नरम करके आप स्पीकर, एयरपीस या चार्जिंग पोर्ट पर दबाएं और चंद सेकंड बाद बाहर निकालें। गर्दो गुबार जो है वो साफ़ हो जाएगी और उससे निकल जाएगी। और रिवायती नोकीले अशिया जैसे देखते हैं कि हम पिन्स जो हैं उसके मोबाइल में इंसर्ट कर रहे होते हैं किसी तरह मट्टी निकाल सके, तो उसके मुकाबले में ये तरीका जो है वो ना सिर्फ महफूज है बल्कि फ़ोन के नाजुक हिस्सों को किसी खराश या नुकसान के बगैर जी मौसर सफाई भी फराहम करता है। तो इसका आप इस्तेमाल करें और अपने मोबाइल को साफ करें। अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ तो और भी बहुत सारी अच्छी बताइए, और कौन सी है? मैरिज, ओके। लव मैरिज या अरेंज मैरिज, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है आजकल की जनरेशन में। और वैसे चलता ही आ रहा है कि शादी कौन सी, वैसे आप किसको सपोर्ट करते हैं, लव मैरिज या अरेंज? जो भी हो जाए शादी कीमे वाली वैसे नो मैरिज ये भी नहीं ठीक। नहीं, ये ठीक नहीं है, नो मैरिज। मैरिज वैसे अब ऐसे भी जनरेशन में कुछ लोग आ रहे हैं जो कहते हैं कि ना लव चाहिए ना अरेंज चाहिए, मैरिज चाहिए ही नहीं है। वो फिर उम्र जब बढ़ती जाती है ना तो फिर यही एक ऑप्शन ही ये रहती है। तो रुबीना यूसुफ गई हैं, उन्होंने लोगों से बात की है, तो देखते हैं कि किस तरह की आराय जो है वो सामने आ रही हैं। लव मैरिज को लोग सपोर्ट कर रहे हैं या अरेंज को सपोर्ट कर रहे हैं, जान लेते हैं। ये कहा जाता है कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं और ज़मीन पर बसने वाले लोग एक दूसरे से मुकर्ररा वक्त पर मिलते हैं और शादी के बंधन में बंध जाते हैं।
लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि शादियाँ लव मैरिज कामयाब होती हैं या अरेंज मैरिज? इसका जवाब तो लोगों से जानते हैं, मेरे साथ रहिए। शादी लव या अरेंज? हुई तो लव थी, अब पट्टा ही बह गया। लव का तो लव तो नजर नहीं आता, बस काम और बर्तन नजर आते हैं। मियाँ साहब पूछे रोटी पकी है, कभी कहते थे गुलाब का फूल हैप्पी बर्थडे टू यू पे, कभी आई लव यू, अब कहते हैं रोटी कितने बजे मिलनी है, सिरप मिल गया मेरा, दवाइयाँ आ गई हैं, भाई ये अलग है लव। हाल से आपकी तरह थे, अब ये हो गए, लड़की से बहस बना दिया। एडवाइस है लव नहीं करना, जहाँ माँ बाप शादी करें वहीं करना है। अरेंज होनी चाहिए। क्यों? लव में फिर आगे बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, मसले मसाइल आते हैं, तो अरेंज बेहतर हो जाता है। मेरा ख्याल है दोनों ही कामयाब हो जाती हैं अगर आपका नसीब अच्छे हो तो। आपको लगता है सिर्फ नसीबों की बात है? वैसे आप प्रेफर क्या करती हैं, लव या अरेंज? अरेंज। क्यों? उसमें फैमिली भी इन्वॉल्व होती है और लव में तो सिर्फ 2% ही होते हैं ना। अरेंज मैरिज होनी चाहिए, लव मैरिज में तो लड़ाइयाँ ही हैं, कोई ना कोई इशू हो जाता है, कभी घर वालों का, कभी ससुराल वालों का, और देन आपका मॉरल ऑफेंड होता है डिवोर्स। लव क्योंकि मेरी लव है इसलिए अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आप एक दूसरे को समझते हो। शादी लव या अरेंज? अरेंज। क्यों? मामा पापा की मर्जी होनी चाहिए। शादी मेरे ख्याल से अरेंज करके फिर लव कर लें। क्यों? आप फिर लव भी तो ज़रूरी है ना। आपकी शादी हुई भी? हाँ जी हुई है। हाँ, आपने शादी लव की अरेंज? मैंने अरेंज की, लेकिन पहले थोड़ा सा लव भी हो गया था फिर बाद में ज़्यादा हो गया। थैंक यू। आप बताएंगे शादी लव होनी चाहिए या अरेंज? नहीं, हम तो पुराने लोग हैं, हम तो कहते हैं अरेंज होनी चाहिए। क्यों? वालिदैन का फैसला होता है ना, वो ठीक होता है। आजकल देखें लव, आजकल यही चल पड़ा है कि लव, लेकिन शादियाँ कामयाब नहीं हो रही, अरेंज ही होनी चाहिए। मेरे ख्याल में अरेंज मैरिज है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, जो जिस तरह वो हमारी ज़िंदगी को आगे देख सकते हैं उस तरह हम फैसला नहीं कर सकते, इसलिए मैं अरेंज मैरिज, क्योंकि मेरी खुद भी अरेंज ही हुई है, अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी चल रही है। शादी लव या अरेंज? अरेंज। क्यों? क्योंकि लव जो है वो सही नहीं रहती है, बाद में प्रॉब्लम्स आती है। आपकी शादी अरेंज या लव? मेरी तो अरेंज ही होगी। शादी लव हो या अरेंज हो, लेकिन अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो ये है कि अरेंज कर लें। पहली तो बात ये है कि अरेंज ही होनी चाहिए, अगर लव हो तो उसको उसी तरीके से निभाना चाहिए, बाद में लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। अरेंज होनी चाहिए। क्यों? बस फैमिली सेटअप लॉन्ग लास्टिंग होती है। अरेंज होनी चाहिए। क्यों? इसीलिए कि उसमें बड़े खुश होते हैं, उनकी दुआएं होती हैं। मेरे अंदाज से लव मैरिज होना चाहिए, अपनी चॉइस होना चाहिए, अपनी पसंद होना चाहिए। अरेंज। क्यों? बस ये सही रहती है। मामा पापा की मर्जी से ही होनी चाहिए। क्यों? बस वो सही करते हैं जो भी करते हैं। लव मैरिज होनी चाहिए, मेरी लव मैरिज हुई है। क्यों? बस मुझे पसंद थी, मैंने की पसंद की शादी। तो अच्छी जा रही है आप? बिल्कुल अच्छी जा रही, मेरी तो क्लास फेलो भी थी, हम इकट्ठे पढ़े हैं, इकट्ठे में शादी भी हो गई, अब ये मेरी बेटी भी है और बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। ये तो जानी आपने लोगों की राय, शादी लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, हम एक दूसरे की ज़रूरियात का ध्यान रखते हुए अपनी शादी को मिसाली बना सकते हैं, मोहब्बतों, चाहतों और वफाओं के फूल महका सकते हैं। तो जनाब मुख्तलिफ लोगों की राय आपने सुनी और रुबीना के ज़रिए आप तक पहुंची है कि लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं। आप भी हमें बता सकते हैं इस सोशल मीडिया पे, जब ये जनाब पैकेज अपलोड होगा तो जनाब आप भी इसके नीचे कमेंट्स करके अपनी राय बता सकते हैं और अपनी पसंद बता सकते हैं कि आप लव मैरिज के हक में हैं या फिर आप अरेंज मैरिज के हक में हैं। हम बस मैरिज के हक में। और नाज़रीन, आपको पता है कि सर्द मौसम में अमरूद जो है जाते जाते अगर आपका नमक मिर्च लगा के खाया जाए तो बड़ा ही ज़बरदस्त लगता है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि जनाब आप अमरूद की रेडी के करीब से गुजरें और आपका दिल ना करे आप खरीदें और खाएं जनाब। तो जब आप बाजार से अमरूद लाते हैं या तो वो बहुत ज़्यादा सख्त होता है या फिर बिल्कुल फीका, तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि 99% लोग अमरूद खरीदने में गलती करते हैं। याद रखें कि अमरूद सिर्फ एक फल ही नहीं है बल्कि विटामिन सी का एक ऐसा ख़जाना जो बाज़ औक़ात संतरे को भी पीछे छोड़ देता है। ये प्रूवन है कि अमरूद के अंदर
विटामिन सी जो है वो संतरे से भी ज़्यादा होता है। एक तो आपके हाजमे को बेहतरीन रखता है, खून में शुगर को बैलेंस रखता है, लेकिन ये तमाम फ़वाइद तभी मिलेंगे जब अमरूद सही मानों में पका हुआ हो। तो मीठे अमरूद की पहली पहचान इसका रंग होता है। अगर अमरूद गहरा सब्ज है तो वो कच्चा होगा और जबकि हल्का पीला रंग है तो उसके रसीले होने की ज़मानत है। लेकिन बहुत ज़्यादा पीला अमरूद भी ना लें क्योंकि वो से ज़्यादा पका हुआ होता है और बदजायका होता है। तो अगली बार जब आप रेडी पर जाएं तो रंग पर समझौता ना करें, बल्कि आप देखें कि रंग देखकर अमरूद आपने खरीदना है। तो अब जब आप रेडी पे जा रहे होंगे मैं भी और बिल्कुल जब आप अमरूद खरीद लें, चाहे किलो लें या थोड़े से लें, नमक लेना मत भूलिए। काला नमक। इसके साथ ही जनाब इजाज़त लेते हैं, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।